नमस्कार. बसबीटच्या टाउन हॉलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. सो टेक्निकल आणि ऑफिस रिलेटेड गप्पा रोजच होत राहतात. तर आज आपण भेटलोय बेसिकली कॅज्युअल किंवा इन जनरल गप्पा करण्यासाठी. तर आज आम्ही तुमच्यासोबत कॅज्युअल गप्पा करणार. रोजच करता किती आपण आज आज On camera ऑफिशियली करणार. Officially, ऑन कॅमेरा आता मी इन जनरल गप्पा करणार. तुम्ही रोल मध्ये आता आता सगळं ऑन कॅमेरा. तर आज आम्ही तुमच्यासोबत कॅज्युअल गप्पा करणार. सर, तुम्हाला जे काय प्रश्न असतील ते तुम्ही आज सरांना विचारू शकता. म्हणजे वैशाली मॅमला, चेतन सरांना, विनायक सरांना, जे काय ऑफिस रिलेटेड नाही, व्हॉट एव्हर, की काय असं तुमचं लहानपण कसं होतं. मला लहानपणीचा परवाच इस्काने एक प्रश्न विचारला होता की तुम्ही असं एकदम डेंजर एक्झाम्पल कुठून देता. म्हणजे एक मुलगा विचारायला आला होता की काय मला ॲडमिशन पण घ्यायची आहे त्याच बॅचला आणि फीज उशिरा भरायची आहे. म्हटलं बाबा, नियमाप्रमाणे ते नाही करता येत आपल्याकडं, कारण म्हणजे मग पुढच्या बॅचला घे, म्हणजे एक पर्टिक्युलर डेटला फीज येणारच आहे ना तुझ्याकडे, तर तू पुढच्या बॅचला ॲडमिशन घे, एवढं काय त्याच्यात. तर त्याचं तसं एकदम नाही मला याच बॅचला पाहिजे आणि फीज पण मी लेटच भरणार, म्हणजे त्याचं असं कंपल्शन होतं. म्हटलं असं नाही चालत. म्हटलं का नाही चालत. म्हटलं असं नाही चालत की बायको पण पाहिजे आणि लग्न पण नाही करायचं. लग्न केलं तरच बायको होते. त्याच्या आधी काय वेगळं टॅग दे त्याला, पण त्याला बायको म्हणू शकत नाही. त्यामुळं कसं आहे. तर तिथे विचारत होतं की असले डेंजर एक्झाम्पल कुठून येतात. तर बालपण आहे ना माझं सोलापुरात जे गेलं आहे त्याच्यातून पण सोलापुरातल्या ज्या पेठा आहेत, गुरुवार पेठ म्हणून आम्ही त्याला गल्ली म्हणतो. तर त्या गल्लीमधलं मला असं वाटतं बऱ्याच वेळा ना तिथला एक तो स्ट्रीट स्मार्टनेस म्हणतात तो आलाय. आणि मग तिथून मला असं वाटतं की ते खूप आहे, म्हणजे है ना, नसो नसामे म्हणतो ना आपण, तसं की तिथून आहे ते. आणि ते असं बाहेर येतं असं ऐन वेळेला कुठंतरी एकदमच अचानक की कदाचित मी एकदम अशा सोफिस्टिकेटेड खूप ह्याच्यामध्ये राहिलो असतो तर काही वेगळे एक्झाम्पल आले असते, किंवा असे ट्रिकी किंवा ज्याला आपण म्हणतो की स्मार्ट आन्सर्स नसते आले, वेगळे आन्सर आले असते. पण मला असं वाटतं की त्याच्यामध्ये माझे ते उत्तर आहेत की लहानपण तिथं गेलं माझं बरंच आमच्या मामाच्या घरी वगैरे, तिथून ते सगळं येतं असं मला वाटतं बऱ्याच वेळेला. तुमचं लहानपण. मी बडोद्यात माझा जन्म आहे आणि वयाच्या 20व्या वर्षापर्यंत बडोद्यात राहिलोय. गुजराती मीडियम मध्ये शिकलोय. बट टू बी ऑनेस्ट, जवळजवळ 12वी होईपर्यंत मराठीत एक शब्द आहे याला शामळू म्हणतात, राईट. तो आय वॉज ऍक्च्युअली अन एक्झाम्पल ऑफ दॅट कॅटेगरी, की जगात काय चाललंय कळत नाही, आपल्या आजूबाजूला काय करायचं कळत नाही. सो आई स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रीट स्मार्ट इज अ राइट वर्ड एक्चुअली, कि स्ट्रीट स्मार्ट बनते गया जब मैं घर से बाहर पड़ा. When I left home, when I stayed with relatives, पढ़ाई के लिए बाहर निकला, तब दुनिया ने जो धक्के मारना शुरू किया, वहां से वो अकल आई. तो ये जरूरी है सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कि प्रोटेक्शन से बाहर निकलो. और जो हम बार बार कहते थे कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है. जिंदगी में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कहीं पे भी हो. बहुत सारे लोग यहाँ पे हॉस्टल पे रह रहे हैं या पीजी में रह रहे हैं या घर छोड़ के रह रहे हैं. तर तुमचाही हा एक्सपिरियन्स असेल की घरात असेपर्यंत बऱ्याचशा गोष्टी प्रोटेक्टेड असतात. तो जो हम एग्जाम्पल देते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, या मेरे केस में जो सार्काज़म आता है, तो वो वहीं से आता है कि जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वही अब हमारे वर्ड्स में से आता है. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, कि बचपन कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक था या कुछ बड़ा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. नॉर्मल 4 लोगों की जिंदगी होती है, वैसी जिंदगी है. उसमें से कुछ बड़ा करना है, कुछ तो धक्का खाया फिर बड़ा करना है, ऐसा कुछ नहीं है. It's a normal, simple, square life. But through experiences, जो घर का एटमॉस्फियर था उसमें से कुछ चीजें आती गई इनहेरेंटली, जो संस्कार ज्याला म्हणतो आपण, त्याच्यातून येत गेले. तर घरी माझे पहिल्यापासून थोडंसं शैक्षणिक वातावरण आहे. ऑल माय अंकल्स एंड आंट्स एंड रिलेटिव्स एंड एवरीबडी इज इन एकेडमिक्स. तो वो थोड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड था घर पे, और उसी वजह से एक पॉइंट पे, आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ दैट राइट नाउ. कुछ लोगों को पता है, मैंने बोला है ये कि इसके पहले मैं जिस कंपनी में था वहां पे मैं ट्रेनिंग में ही था. बट उसके पहले मैं हमेशा कहता था लोगों को कि मैं ट्रेनर कभी नहीं बनूंगा, बिकॉज वो थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि घर में सब लोग ट्रेनर है, तो उसमें जो होता है, जो देखा है, इट्स अ थैंकलेस जॉब. आई एम बीइंग अ लिटिल सीरियस राइट नाउ, बट बीइंग अ ट्रेनर इज अ थैंकलेस जॉब. कि आप कितना भी दिल जला के पढ़ाओ, वो कुछ लोग उठाते उसमें से, कुछ, और ज्यादातर नहीं, मेरा उल्टा कहना है कि
थोड़ा सा क्या है वो थैंकफुल जॉब ही है, मतलब सिर्फ थैंक्स ही मिलते हैं, पैसा नहीं मिलता है। थैंकलेस जॉब नहीं है, उसमें थैंक यू ही मिलता है, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। एंड सीरियस नोट, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट बहुत एकदम एप्ट एग्जांपल आप जैसे बोल रहे हो कि मेरे घर में भी वही था। हमारे दादाजी तो थे थोड़ा सा वो है ना, हाथ की रेखाएं कुंडली वगैरह सब देखते थे, बहुत फेमस थे, मतलब उनका भी उसमें बहुत स्टडी थी। बट वो उन्होंने बोला था कि ये बच्चा जो है, मतलब जब मैं मेरा जो वो सब कुंडली वगैरह देखा गया तो कि ये बोल के पैसा कमाएगा। घर पे ऑलमोस्ट सब लोग टीचर्स हैं, सब लोग, मतलब मासी का बड़ा लड़का, मासी खुद, देन मम्मी, देन हमारे एक अंकल है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी टीचिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारा टीचिंग का माहौल है। बट सब लोग क्या बोल रहे हैं कि बोल के पैसे कमाएगा मतलब वकील होगा। टीचिंग छोड़ के सारे प्रोफेशन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वही है कि वापस टीचिंग में गए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो कभी कभी अपना कमाएगा वर्ड आया। हाँ कमाएगा शायद कमाएगा वर्ड आया था उसमें, इसलिए वेरी गुड। तो दैट इज अ केस कि उल्टा ये टीचिंग का पार्ट ऐसा ही है कि सब लोग इस तरीके से उसमें चले जाते हैं। इवन कंफर्ट जोन के बारे में मैं एग्री करता हूँ कि बाहर जाओगे तो पढ़ोगे। मैं अगर वो गली का किस्सा इसलिए बताता हूँ कि वहां पे सब लोग जो दोस्त थे ना, इतने नालायक थे, कभी कंफर्ट होने ही नहीं दी। तो तुम कंफर्ट जोन में जाना तो कहते हो, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं तो कहते हो, कि वो दोस्तों की वजह से वैसा भी है कि उन्होंने कभी कंफर्टेबल होने भी नहीं दिया। मुझे एक विनायक की शादी का ही किस्सा याद आ रहा है। हम लोग विनायक की शादी में जा रहे थे, मतलब स्टेशन से तो टैक्सी में जो भी कार में हम जा रहे थे, तो रास्ते में ना एक छोटा, बहुत ही छोटा बच्चा, जैसे भार्गव जैसा ही वो रास्ते में खड़ा था और हॉर्न दे रहा है और वो बीच से हट ही नहीं रहा है, बिंदास। और उसके पापा भी उधर दुकान में खड़े होकर मस्त बात कर रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे कि अरे बच्चा गाड़ी के सामने खड़ा है और वो उठा ही नहीं रहे। तो बाकी लोगों ने मुझे बोला, मैम शोलापुर में ना ऐसे ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। आप समझा ना कितना आइडियल क्यों। कुंडली में से एक और चीज याद आई कि मेरी भी, सब घर में कुंडली बनाने का प्रोग्राम होता है कि बच्चों की कुंडली जिंदगी में एक बार तो बनती है। तो मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है, जिस किसने बनाई, कि ये बच्चा बहुत पढ़ेगा, राइट? लेकिन ये नहीं बोला कि वही चीज बार बार पढ़ेगा। तो बहुत पढ़ेगा, ये तो सही हुआ। तो आई मीन एज आई सेड कि चाइल्डहुड वाज नथिंग स्पेशल, 4 लोग जीते वैसे जिए हम। एंड आगे जाके जब सोच बनना शुरू हुआ तो उसमें से ये पता चला कि ये फील्ड जो है, इसमें जाना है, इसमें कुछ काम करना है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर कनेक्टिंग ऑन अ थॉट लेवल एज वेल। जो अलाइनमेंट है वो वहीं पे है, राइट? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वी आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये हमने शायद पहले भी बात की थी। थॉट प्रोसेस वाइज हम तीनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, बट वी आर अलाइंड एट द थॉट लेवल कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ तो करना है। तो वहां पे वो कनेक्ट होता है। तो चाइल्डहुड फॉर्म्ड फ्यू बेसिक आइडियाज, तो वहां से जर्नी शुरू हुआ। लेकिन सर जो कह रहे हैं ना, बीच में मुझे भी ऐसा लगता था कि हमने बहुत नॉर्मल जिंदगी जी है वगैरह, फिर आज कुछ चीज़ें हटके हम कैसे कर पाते हैं। तो वो एक मैं हमेशा सोचते रहता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, कुछ भी अगर हम आज हटके कर रहे हैं तो वैसे मैम को तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बहुत क्लियर है। शी वाज ऑलवेज अ टॉपर, जितना मैंने सुना है। तो उन्होंने जो बुक्स पढ़े हैं वो बहुत सीरियसली पढ़े हैं। हम दोनों ने वो बुक्स नहीं पढ़े अच्छे तरीके से जो इन्होंने पढ़े हैं। बट ये गारंटी है कि हमने जो बुक्स पढ़े हैं ना, वो किसी ने नहीं पढ़े जितने पढ़े हैं। या वो जो एक परसेंटेज होता है ना, कि हम ये नहीं, मतलब मैं बुक पढ़ने वालों से कम्पीट नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल जो भी वैरायटी ऑफ बुक्स है, या जैसे हमने कहा ना कि इस जनरेशन के लोगों का जो पार्ट है कि बुक्स पढ़ना जो है वो हम में बहुत कॉमन है। मतलब देखा जाए तो सर के पास भी ह्यूज बुक्स का कलेक्शन है, मेरे पास भी ह्यूज बुक्स का कलेक्शन है। सो दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। कहीं पे इवन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपके आजू बाजू के इन्वायरमेंट से वो मिलता है। तो बुक्स में भी बहुत सीखने को मिला, बुक्स में सारी चीजें बहुत करने के लिए मिली। ओके, तो ये एक पार्ट था। यस, आपका लाइफ और छोटा बचपन का पार्ट। यस, तो एज दे सेड कि मुझे पढ़ाई तो बचपन से बहुत पसंद थी। आई वॉज ऑलवेज अ फ्रंट बेंचर, मतलब मैं सामने बैठ के टीचर जो भी बता रहे हैं उसमें पूरा एनग्रॉस होकर मैं सुनती थी। सो इवन टीचर्स भी मुझे ही पूछते थे, हाँ कल क्या पढ़ाया था तुम बताओ। उनको पता था कि इसको तो पता ही रहेगा कि ये हमसे भी पूछा जाता था, लेकिन ये बताने के लिए तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया। इम्प्रेशन। तो आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडिंग अ लॉट।
और 11th-12th स्टैंडर्ड में जैसे जैसे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई होता गया, तो जब हमारा गेम्स पीरियड होता था तो सब लोग भागते थे खेलने के लिए, तो मेरे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स मुझे रोक लेते थे कि तू जा मत, तू हमें बैठ के पढ़ा, तू ज़्यादा अच्छा पढ़ाती है मैडम से। सो एट द स्कूल लेवल इटसेल्फ समवेयर टीचर वाज बोर्न इन मी। मतलब वो लोग मेरे घर पे पहुंच जाते थे कि आज तू प्लीज़ हमको ये सब पूरा समझा दे, स्कूल में तो कुछ नहीं समझ में आता है, तू पढ़ाएगी तो एकदम से समझ में आता है। सो अननोइंगली आई बिकेम अ टीचर एट दैट एज इटसेल्फ। फिर मैं आई पूना कॉलेज के बाद कि मुझे डेवलपमेंट में जाना था, बट डेस्टिनी टुक मी इनटू ट्रेनिंग ओनली। सो माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ लेक्चरर एट डी.वाई. पाटिल कॉलेज इन पिंपरी। तो वहाँ पे मैं एज अ लेक्चरर ज्वाइन हुई, और जो मुझे फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने को दिए वो मुझे कॉलेज में बिल्कुल नहीं आते थे। तो आई डिडंट हैव अ चॉइस, इट वाज माय फर्स्ट जॉब, सो व्हाटएवर चैलेंज दे गेव मी आई हैड टू टेक अप। तो मैं वहाँ पे भी फिर लाइब्रेरी में जाती थी, 3-4 ऑथर के बुक्स उठा के बैठ के पूरा नोट्स बनाती थी उसको। आई मीन दैट इज़ वॉट आई एन्जॉयड ऑलवेज, कि जो भी कॉन्सेप्ट है मुझे अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब वो लाइन मुझे जितने देर तक समझ में नहीं आएगी मैं उसी में अटके रहती थी। मीन्स until unless you know that clarity is there, I won't go ahead. तो ऐसा करते करते फिर जब मुझे क्लैरिटी है तो ऑब्वियसली फिर मैं जो पढ़ाऊंगी वो बच्चों को भी वो क्लैरिटी दूंगी। सो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो आई एम अ ट्रेनर बाय चॉइस। ये मैम ने जैसे बोला कि समवेयर इन द स्कूल टीचर इज बॉर्न, तो मुझे एक किस्सा मेरा वाला याद आया कि स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो टिपिकल टीचर्स डे में वही करते हैं ना कि क्या टीचर बन के पढ़ाना होता है। हाँ, पढ़ाना होता है वो। तो टीचर्स डे पे मतलब मुझे वो टीचिंग के लिए एक ये दिया रोल, और मला अजून आठवते ती कुसुमाग्रजांची कविता होती कणा। तो मैं 10th में रहते हम, तो 9th को पढ़ाना होता है ना, ऐसा वो सारा होता है। तो मुझे वो 9th A का क्लास मिला, और लास्ट का लेक्चर मैं प्रिंसिपल, उसमें वो होता है ना सारे रोल करते वगैरह। हाँ, तो बहुत सारे लोग रेडी नहीं थे। मतलब हमारे वो जो स्कूल है उसके मेरे जो दोस्त नहीं बोलूंगा उनको, नालायक लोगों को, मेरे जो बैचमेट है उन्होंने मेरे खिलाफ वोटिंग किया था कि प्रिंसिपल नहीं बनाना है, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन था, तो डिसिप्लिन लगाने में था, मैं खुद डिसिप्लिन नहीं था। तो वो नाराज थे मेरे सारे बैचमेट्स, तो उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके दूसरे को दिया था। बट टीचर्स का कहना था कि प्रिंसिपल बनने के लायक तो यही है। तो उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। अब प्रिंसिपल को 9th का लेक्चर लेना पड़ता है, हाईएस्ट वगैरह जो है, 9th 10th वगैरह। तो मुझे 9th वाला वो मैंने कणा पढ़ाया था। कणा जो पूरी कह सकते हैं अच्छी तरीके से वो पोएम पढ़ा थी। तो आई डू रिमेम्बर कि जैसे जैसे पढ़ाते गया, तो है ना स्कूल में टिपिकल नहीं क्या, ऐसे एक साइड में पूरी ऐसी खिड़कियां होती है वगैरह, जो ना कॉरिडोर होता है वैसा। तो सारे टीचर्स आके वहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब एक टीचर आके खड़े हुए, उन्होंने सारे टीचर्स को बुला लिया कि अरे ये अच्छा पढ़ा रहा है वगैरह। तो सारा पिन ड्रॉप साइलेंस है, और ये मतलब यूजुअली पढ़ाने नहीं देते हैं, मस्ती मजाक शुरू होता है। बट मुझे आज भी वो याद है माहौल की, मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सारे टीचर्स आके खड़े हो गए, ये सारे बच्चे खड़े हैं, और मैंने जो लास्ट लाइन वगैरह वो सब एक्सप्लेन किया तो एकदम से तालियां वगैरह बजने लगी। तो मेरे को एकदम ऐसा फील हुआ कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया है। मुझे वो सीन याद आया, वो सबको बुला के लाता है, माही मार रहा है, माही मार रहा है। ठीक है, वो ऐसा सचिन के लिए पहले होता था। तो पहले वैसे होता था कि सचिन के लिए होता था, पर ठीक है, अभी हम ये भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। सो यस, मतलब उस तरीके का वो माहौल था लिटरली। एंड उसमें भी जैसे हमने कहा कि एक अननोइंगली, जैसे हमने वर्ड यूज किया ना कि ये अपने में गुण है, ये पता नहीं होता है वैसे। तो वो मुझे लगता है कि जब मैंने ये जो कॉन्शियस डिसीजन लिया, टीचिंग में आना है, टीचिंग में ही रुकना है, टीचिंग में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बचपन से लेके जो बिल्डअप होती जाती है वो आपको हेल्प करती है। मतलब सारी दुनिया खिलाफ है कि आईटी में जाओ, वहाँ पे पैसा है, ये करो, पैसा उसी से मिलेगा, इसमें कुछ नहीं है, और आप डिसीजन लेते हो कि नहीं नहीं मुझे टीचिंग में रहना है। वो कौन से अपने 3 इडियट्स में कौन है वो अब्बा नहीं मानेंगे वाला, फरहान जैसा जो उसने रोल किया था।
कि क्या फोटोग्राफर भी क्या बुरा भी बनूंगा तो कुछ तो मेरा खुद का ये होगा वगैरह ऐसा सब, कि यार इच्छा तो रहेगी काइंड ऑफ। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि टीचिंग के इसमें बचपन से या ये सारी चीज़ों से बहुत हेल्प हुई। अब इनका इतना क्यों ट्विस्ट हुआ पता नहीं, शायद इनको लगा होगा कि एक क्वेश्चन था हाँ। कि अभी वैशाली मैम को देख के लगता है कि वो फ्रंट बेंच पे बैठते होंगे, आपका तो फिक्स पता है कि आप लास्ट बेंच पे बैठते नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा जज मत करो हमसे। लग रहा है कि आप बैठते होंगे लास्ट बेंच ये हम ऐसे पहले से नहीं दिखते हैं, हम मासूम थे। मुझको कंफ्यूजन है कि मतलब ऐसा कुछ है क्या किताब वगैरह कुछ कि हम चेतन सर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उनके बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि हमको रिसेंटली अभी उनका वो ड्राइविंग वाला पता चला। ऐसा एक टैलेंट हमको पता चलते जा रहा है। पॉडकास्ट जानबूझ के पहले बताता हूँ, नहीं तो लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेगा कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा ड्राइविंग करते हैं, मतलब बाजू की सीट में जो भी बैठते हैं वो डरते हैं। इनको देख हार्ट अटैक आने की संभावना ये है। जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें कहीं पे भी नहीं लगता कि ये ऐसा गाड़ी चलाते होंगे। तो इनका पर्सनालिटी और गाड़ी चलाने का तरीका ऐसा डिफरेंट बहुत बार है। हुआ है कि मतलब लगता नहीं है कि अरे चेतन सर में ये भी टैलेंट होगा, और अचानक से वो पता चलता ये है कि गाड़ी चलाना टैलेंट नहीं है, वो अलग है। वो कंट्रोल कर पाए, टैलेंट है ना। नहीं, मैंने जो रिसेंटली उनको मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब टाउन हॉल ही चल रहा है तो, कि बीच में इन्होंने बोला था कि ये पोनी वगैरह बांधते थे। तो हमको भी वो ऐसा एकदम सरप्राइजिंग था कि आप पोनी कैसे बांधते होगे। अब मेरा चॉइस ही नहीं था, वो अलग बात है, बट आपको वो मूड कहाँ से आया कि पोनी बांधना है बोल के? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इन माई जर्नी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मैंने बताया हुआ है कि पढ़ाई की मेरी जर्नी बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है। उसमें 10th के बाद आई गॉट इन्वॉल्व विद अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वेर नॉट राइट फॉर द जर्नी दैट आई वांटेड टू टेक। तो उनकी आदतों में फिर मुझे भी आदतें लगना शुरू हो गया। आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, आई यूज्ड टू चेन स्मोक। तो वहाँ पे वो एक जो फैड होता है ना कि कुछ तो अलग करना है, रेबल विदाउट अ कॉज, कि रेबल तो है लेकिन क्यों है पता नहीं है, तो फिर कुछ तो अलग करना है। तो अलग क्या करेंगे? अब माय फैमिली इज लिटिल, आई वुडंट से ऑर्थोडॉक्स, बट ट्रेडिशनल। ऑर्थोडॉक्स नहीं है, यानी छूट है, तुमको जो करना है कर सकते हो, बट दे हैव लिव्ड देयर लाइफ बाय द रूल्स जो दुनिया करती है वैसे करना है, तो अलग कुछ नहीं करना है। तो मुझे कुछ तो अलग करना था, तो अलग क्या करेंगे? तो पोनीटेल बांधना शुरू किया। अब दोस्त होते हैं ऐसे कि जिन दोस्तों के साथ मैं उस वक्त घुमा करता था, तो बोले अरे क्या सही दिखता है, क्या सही दिखता है, तो हम चने के झाड़ पे चढ़ना है, डॉलर सब। फिर और क्या कर सकते हैं? फिर मैंने एक कान में क्रॉस लगाना शुरू किया, फाइन। और ये कहाँ तक चला, मैं 95 में पुणे आया तब तक मैं करता था ये। आई केम टू पुणे 95। तो यहाँ पे आने की वजह से कि जब मैं घर छोड़ के अलग रहने लगा, तब पता चला कि ये सब फालतू चीजें, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, and this is not going to give me what I'm looking for. तो धीरे धीरे अकल आते गई। ऐसा नहीं है कि we are all intelligent people और पैदा होते ही हम लोग एकदम पैदाइशी आइंस्टाइन लेवल के हैं, अभी भी नहीं है, बट नहीं आपको ऐसा लगता है? मैं पिछले जमाने से होशियार हूँ ऐसा। so in my case I'll say that I've become what I've become over a period of time. Gradually ये growth होते गया है, progress होते गया है, and gradually I've gained insight, and I can say that I have gained a little bit of wisdom. तो मतलब ओव्हरऑल पुणे में आने के बाद वो बंद हो गया सब कुछ? हाँ, आणि पुण्याने कधीतरी सांस्कृतिक राजधानीसारखं काम केलेलं आहे। ऍक्च्युली ती गोष्ट आम्हाला जास्त इन्स्पायर करते, कारण बऱ्याच वेळेस आपण म्हणतो ना की अरे हा असा राहतो, म्हणजे एखाद्या वेळ म्हणतो की अरे हा कसा राहतो, हा कधीच आयुष्यात सुधरू नाही शकत किंवा, पण आता चेतन सरांना बघतो तर असे ह्या गोष्टी फ्रिक्शनल वाटतात की बिलीव्ह नाही की अरे सर काहीतरी जोडून सांगतायत मी असं होतो वगैरे। वो म्हणजे पूर्णपणे माणसाचं बहुत स्वभाव बदलू सारे शकतो। लोगों का इनर वॉइस जो बोलते हैं, मतलब जो आप बोल रहे हो घर का जो ट्रेडिशन रहता है, कल्चर रहता है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बसा हुआ रहता है। फिर हम जब लोगों से मिलते हैं, फ्रेंड से अट्रैक्ट होते हैं, तो थोड़े दिनों का या कुछ सालों का डेविएशन हो सकता है, बट वो इनर चीज वो इतनी स्ट्रांग रहती है ना, वो कहीं कितना भी डेविएट हो आपको एक दिन सही रास्ते पे लेकर आएगी। से कि मैं वापस रास्ते पे आने के पीछे माय मदर वाज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तू कर रहा है, गलत कर रहा है, ये नहीं करना है, वो करना है, बट द वैल्यूज दैट शी इंस्टिल्ड इन मी एट चाइल्डहुड। तो अभी जो वैशाली मैडम बोल रही है, वैसे ही दैट ब्रॉट मी बैक टू लाइन कि एक दिन ऐसा रियलाइज हो कि जो कर रहे हो सही नहीं कर रहे, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, राइट। तो आई गिव क्रेडिट टू 2 people इन माय लाइफ सुधरने के लिए। एक तो
माई मदर एंड सेकेंड माई वाइफ। ये दो औरतों की वजह से मैं सुधरा हूँ, जो कुछ है वो उनकी वजह से। नहीं, आपने जो अभी बोला ना वो बहुत सही है कि एक मोमेंट आता है कि हमें घर वाले हमेशा गलत लगने लगते हैं या उनको कुछ समझ में नहीं आता ऐसे लगने लगते हैं। बट अभी युगंधर जैसे हुआ है, वहाँ से मुझे पापा की याद बहुत आती है कि पापा जब बोलते थे ये वो किस वजह से, या मम्मी जब बोलती तब किस वजह से। तो वो बोलते ना कि आपको जब तक ये लगते रहता है कि तुम्हारे पापा गलत है, तब तक धीरे धीरे आप इस एज में चले जाते हो कि आपके बेटे को लगने लगता है कि उनका बाप गलत है। तो वो मुझे लगता है कि एक जनरेशन गैप की वजह से थोड़े देर तक होता रहेगा, बट जो भी ये रियलाइजेशन आता है तब वो समझ में आता है कि अपनी वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छी है। जो फैमिली वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। तो जब भी मैं ये अपने कल्चर के बारे में, फर्स्ट बीट के बारे में, ओवरऑल यहाँ पे भी फर्स्ट बीट फैमिली के बारे में बोलता हूँ। मैंने बीच में वो एक किसी का ये सुना था कि फर्स्ट बिट नहीं सॉरी ओवरऑल कंपनी को फैमिली बोलने वाले गधे हैं, कंपनी को ये करने वाले बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, सारे पैसों का रहता है। तो आई प्राउडली से दैट कि नहीं है ऐसा, कि शायद तुम लोगों को बीच में ऐसे कुछ तो लोग मिले होंगे और सारा खराब हो गया होगा सारा माहौल। बट मुझे लगता है कि उल्टा हम जितना अपनी घर के जो वैल्यू सिस्टम है वो अगर उल्टा यहाँ पे लाए बिजनेस में, जैसे कि अभी किसी ने तो बोला कि ये पर्टिकुलर चीज का ये धंधा हो गया है, इन लोगों ने ये बिजनेस करके रखा है। तो बिजनेस नहीं करना चाहिए क्या? बिजनेस करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू सिस्टम पे बिजनेस करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब कल मैंने एक मूवी देखी, उसमें उसने डायरेक्ट ऐसा डायलॉग मारा था कि कमीशन के लिए तो हम अपने बाप को बेच दें। हाँ, तो ये ऐसा डेंजर सारी मूवीज की वजह से अगर बंदा घुसते गया या बिजनेस के बारे में ऐसे बोलते गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो दैट इज द केस कि इवन इस इंडस्ट्री में भी अभी जो एजुकेशन इंडस्ट्री में सब लोग बोल रहे हैं, तो बिजनेस है क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जैसा तू मेरे घर पे आके काम तो नहीं करेगा, मुझे मेरे मेड को भी पैसा देना पड़ेगा, है ना, कपड़े नहीं धोएगा गुरु शिष्य बोल के, तो वहां पे वॉशिंग मशीन लाना पड़ेगा मुझे, वॉशिंग मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो वो सिस्टम तो है, बिजनेस तो करना पड़ेगा, बट कौन सी वैल्यू सिस्टम से करोगे वो मैटर करेगा। तो ये जो है मुझे बहुत बार लगता है, हमारे गुरु ने ये लाइन बोली है, एमडी सर करके है, कि यूजुअली हुआ क्या है कि जो हम फॉरेन कंट्रीज बोल रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोल रहे हैं, उन्होंने वैल्यू सिस्टम से बिजनेस चलाए कि वहां के लोग ऐसे, है ना, आप देखो टोयोटा का या कोई एप्पल का एग्जांपल देते हैं कि उनका कल्चर कैसे है, वो इनोवेशन वाला कल्चर, उन्होंने ये नया, लाइक कल्चर की बातें वहां पे बिजनेस में होती है। अपना उल्टा है कि हमारे कल्चर की बातें मतलब बिजनेस के में होती नहीं है, फैमिली में होती है, और बिजनेस कल्चर वाइज नहीं कर रहे। बट देखा जाए तो जो लोग अपने यहाँ पे भी कल्चर वाइज बिजनेस किए हैं, जैसे टाटा है, तो टाटा इज फेमस फॉर देयर कल्चर, जो हेल्प करने के लिए वगैरह। तो अगर आप वो चीज यहाँ पे लाओगे कि घर पे अच्छा चल ही रहा है उल्टा आपका, बहुत सारी फैमिलीज, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करते हुए अगर देखा जाए तो वो चीज अगर आप बिजनेस में करोगे तो और बेटर होता जाएगा बिजनेस। तो वो ऐसा है, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक इज नाउ गेटिंग लाइक अंडरस्टूड बाय अस, कि भाई जो हमारे घर पे होता है, घर पे होता था या घर पे है, वो अगर हम ठीक तरीके से बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो वो बहुत लंबा चलेगा, और वो पार्ट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा सारी चीजों में। मुझे लगता है वो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड है कि वो खुद को कितना समझता है कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। हाँ, मतलब वो कल इट नीड टू बी लाइक कि आपने वो कल्चर डेवलप किया क्या, नहीं तो फैमिली पे भी कुछ लोग डिटैच फील करते ही है ना, वो होता ही है मतलब आखिर में। तो कैसा आप कल्चर डेवलप करोगे उस पे होगा। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आई यूज्ड टू सिट इन द मिडल। अच्छा, वो कंफर्म किया जैसे स्टार्ट हुआ था ना कि आप बैठते क्या। वैशाली मैम से एक क्वेश्चन है, ये जो आपका जर्नी है यहाँ तक का, तो इस पूरे जर्नी में आपको कहीं पे ऐसा टफेस्ट पार्ट लगा क्या कि अरे ये मैं कर सकती हूँ या नहीं, जो सेल्फ डाउटिंग होता है, और इस मोमेंट को आपने कैसे सरपास किया? ये खुद बहुत सेल्फ डाउट करती है इसलिए वो पूछ रही है। थोड़ा मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हर अपॉर्चुनिटी को बहुत पॉजिटिव नोट पे लेती हूँ, तो सेल्फ डाउट आई रियली डोंट रिमेम्बर, बट
आई मीन कभी भी ऐसा आया तो आई जस्ट टुक इट अप एज अ चैलेंज, मतलब उसके लिए एक बार ऐसा, मतलब जनरली पढ़ाने के लिए ऐसा होता है, कोई सा टेक्नोलॉजी ऐसा मिल गया जो मैं आई एम टोटली ब्लैंक और मुझे कल ही जाके वो लेक्चर देना है, सो दैट इज़ वेयर समवेयर यू नो काइंड ऑफ नर्वसनेस इज देयर। सो एज आई सेड, फिर उसका फिर सॉल्यूशन फिर हार्ड वर्क ही है कि हम रात भर, मतलब सोई ही नहीं, मैं पूरे रात भर मैंने पढ़ाई किया और अगले दिन जाके लेक्चर डिलीवर किया। सो दैट इज व्हाट आई रिमेम्बर। ऐसा तो और आई रियली डोंट। ऐसा तो मैंने बहुत बार किया है, मुझे कुछ नहीं आता था तो रात भर पढ़ के देता था। सही क्वेश्चन है कि आप जब विनायक सर को पढ़ाते थे तो वो छड़ी वाला जमाना था तब, तो विनायक सर ने आपकी कभी छड़ी खाई है? छड़ी तो निकान वन पकड़ा है मेरे ख्याल से 2-3 बार। नहीं मतलब मैं इतना बुरा स्टूडेंट था कि आपको डांटना ही पड़ता था, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं करा, मैं डेली क्वेश्चन करता था कुछ तो। हाँ, विनायक ये सर- अलग ही ट्रैक में जाता था। विनायक सर क्या क्या मस्ती करते थे वो टाइम में? As a मतलब student, जैसे पढ़ाते ना, उसके क्वेश्चन सच में बहुत ही यूनिक रहते थे। मतलब मैं ऑलरेडी इतने टाइम से पढ़ा ही रही थी, लेकिन ये कुछ तो अलग ही पूछता था। मतलब मैं ऊपर से नीचे जाऊँगी तो ये नीचे से ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछता था। मुझे लगता था इसके दिमाग में ऐसा वाला क्वेश्चन आता है कहाँ से ऐसे। सो बट देन ही ऑल्सो ट्राइड टू फिगर आउट कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो वो फिर स्टूडेंट जैसे उसको डिफिकल्टी जा रही होगी इसलिए तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो फिर स्टूडेंट एंगल से सोचना शुरू करता था कि एज अ स्टूडेंट और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनके दिमाग से। फिर वो मेरे ही मतलब पढ़ाने वाली चीज़ों को वो ट्यून अप करता था कि ये चीज़ अगर ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों को और जल्दी क्लिक होगा। तो ये आके मुझे बोलता था, मैम सुनो ना, इसको ना ऐसे एक्सप्लेन करूँगा ना तो बच्चे लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिस्कशन वी यूज टू हैव। फिर हम ज़्यादातर वो जो अभी क्या बोलते हैं वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहते हैं ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, उस पर हम बहुत खेलते थे। तो बोर्ड पे वो जाके क्वेश्चन लिखना और इसको चलो सॉल्व करते हैं, इसका आंसर ऐसे क्यों आया वैसे क्यों आएगा। तो वो सब में एक्चुअली वी यूज टू एंजॉय दैट प्रोसेस अ लॉट। बहुत घंटों हम लोग उस पर स्पेंड करते थे। वो अभी मुझे लगता है कि अपने यहाँ पे भी शुरू होना चाहिए लैब असिस्टेंट में, इसमें कि अपने आप को थोड़ा सा होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, काइंड ऑफ क्विज जैसी चीज़ें, तो अच्छा कल्चर होगा। बट ये इसका जो क्वेश्चन था वो अच्छा है कि आपको सबसे टफेस्ट चीज़ कब लगी थी या चैलेंजिंग कब लगा था? ट्रेनिंग में या ओवरऑल लाइफ में? ओवरऑल बहुत सारे। इतना टफ क्या किया है आपने? एक बता दो सर। अब एक दो बता दो अभी। और कांड बता दूंगे मेरे। ओके, पब्लिक फोरम में बता ही देता हूँ, ये यूट्यूब पे जाने वाला है। हाँ कोई बात नहीं। बताइए दो सर अभी। 12th के बाद मैं घर छोड़ के भाग गया था। 12th के बाद नहीं, 12th में ही। तो घर छोड़ के गया था मुंबई, 3 दिन मुंबई के प्लेटफॉर्म पे रहा हूँ दादर में, और फिर वहां पे भी एक लात खाई दुनिया की और अकल आई कि जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। देन आफ्टर 3 days I went back home. My parents are very disappointed कि क्यों किया मैंने, क्या किया, बट अगेन उन्होंने जिंदगी भर कभी बोला नहीं कि या चिल्लाया नहीं या कुछ भी नहीं, बट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दैट दैट व्हाट आई डिड वाज अ कवर्ड्स वे आउट। डरपोक लोग भागते हैं, राइट? तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ कि जहाँ पे मैंने सीखा कि कोई भी मुश्किल हो, फेस इट, राइट? बट या तो वो एक प्रॉब्लम था कि जब मैं घर छोड़ के ट्रेन में बैठा था तो मेरे दिमाग में था अभी आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो दैट वाज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मुझे बहुत टफ लगा था, बट यू नो आई टेल माई सेल्फ, आई टेल पीपल दैट आई एम चोजन वन, बिकॉज जहाँ कहीं मेरा टफेस्ट डिसीजन मेकिंग पॉइंट आता है वहाँ कहीं ना कहीं से अननोइंगली कोइंसिडेंटली कुछ ना कुछ चीजें हो जाती। तो मुझे ज्यादा अभी तक प्रॉब्लम में नहीं गया हूँ। देयर वाज अ टाइम जब डिग्री खत्म होने के बाद आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स, और जॉब करने नहीं वाला हूँ ये मेरा डिसाइडेड था, क्योंकि MCS करते करते मैंने 10-12 कंपनी में इंटरव्यू दिए थे, सब लोग शॉर्टलिस्ट करते थे और लास्ट इंटरव्यू में जाकर बोलते थे हम इस साल नहीं ले रहे, राइट? तो आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड इन द होल प्रोसेस। मुझे जॉब नहीं करना था, पर जॉब नहीं करना तो बिजनेस करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी नहीं था। तो आई यूज्ड टू डू सम फ्रीलांसिंग वर्क एट दैट टाइम, और फॉर अ न्यू कमर फ्रीलांसिंग डेवलपमेंट इज अ टफ थिंग। एंड माई पेरेंट्स 2003 जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो वी डिसाइडेड कि वो वहाँ पे दोनों अकेले रहते थे, तो उनको यहाँ पे लेके आए। I did not have any income, fixed source of income, and there was a point in time जब मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए थे और महीने का खर्चा 10 से 12,000 होता था।
सो आई हैड नो आइडिया कि अगले महीने का खर्चा चलेगा कैसे. एंड ऑन दैट नोट, द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन दैट आई मेंशन्ड, वहां से एक फोन आया कि नागपुर में ट्रेनिंग लेना है, लोगे क्या? तब तक मैं बोलता था कि ट्रेनिंग करूंगा नहीं कभी भी. सो ट्रेनर मैं बाय एक्सीडेंट बना. नागपुर गया, वहां पे 3 दिन का ट्रेनिंग लिया. एंड दोस 3 days आई रियलाइज दैट ओके, आई लाइक दिस. प्रोबेबली दिस इज व्हाट माय फ्यूचर इज. बिकॉज आई लाइक शेयरिंग माय इंफॉर्मेशन विद पीपल. लोगों से बात करना अच्छा लगा. वहां पे मेरे पास जो आइडियाज है उनको देके उन्होंने उसके ऊपर कुछ बिल्ड किया, वो अच्छा लगा. सो दैट पीरियड वॉज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अगला महीना कैसे चलेगा. और घर पे मैंने बताया नहीं था कुछ भी. सो वो भी एक प्रेशर था कि अब घर वालों को क्या बताएंगे. बट आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. सो आई थिंक एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. सब ट्रैक पे आ गया. एंड देन but these two were the toughest periods of my life. यस, ऑडियंस में से कौन सर को सवाल पूछना चाहेगा? सागर को कुछ पूछना है. सर, आपकी पर्सनालिटी ऐसी कि आपको अगर गुस्सा भी आता है तो आप दिखाते नहीं, तो हर बार बहुत कूल जो होते हैं मिस्टर कूल. तो ये कब से मतलब कैसे सर? ऑन द रिकॉर्ड बताता हूँ, ये क्वेश्चन चेतन सर के लिए है. कैमरा में दिखेगा नहीं ना कि तुम किससे पूछ रहे हो. तुमने सर बोल के शुरू किया तो 10 और 2 सर बैठे हैं. अब तुम लोगों को पता है ना, सब लोगों को पता नहीं है कि ये किसके बारे में है. Okay, so I used to be short-tempered. In my young age, I used to be short-tempered, but an incident happened in my life जहाँ पे मुझे importance of keeping calm समझ में आया. I met an accident in 2006. नहीं, कब हुआ था? 99. I'm sorry. So I met with an accident. तो जहाँ पे I was hospitalized for quite some days. 99 ला झाला ऍक्सिडेंट आणि 2006 म्हणत होता. एकदम 6 वर्षाचं गॅप कसं काय मध्ये? त्यांनी कॅल्क्युलेट नंतर केलं की ते 95 मध्ये पुण्यात आले. बीसीएस केलं आणि तिसऱ्या हाँ, तो बीसीएसच्या आधी that reminds me. Confusing year एवढं. 96. I now remember the day as well. 2nd March 96. तो आई मेट एन एक्सीडेंट. तो 18 दिन हॉस्पिटल में था और वो 18 दिन कंप्लीट ब्लैकआउट है मेरी लाइफ में. मुझे कुछ भी याद नहीं 18 दिनों का. बट कुछ भी याद नहीं है. एक्सीडेंट कैसे हुआ ये भी याद नहीं है मुझे. बट नाउ पीपल टेल मी कि मुझे कॉर्ड को बांध के रखना पड़ता था. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इट्स अ पर्सपेक्टिव देने के लिए कि वहां पे फिर उस वक्त इतने लोग आए थे हेल्प करने के लिए. बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी नहीं था. रिलेटिव ऐसे कोई भी आके रात को वहां पे सोना पड़ता था. बिकॉज आई यूज्ड टू गेट वायलेंट एट नाइट. तो 2-3 लोग ऐसे जो दूर के रिश्तेदार हैं, तो सिर्फ स्पेसिफिकली रात को आते थे. उसमें से एक अंकल है मेरे, वो रात को मेरे ऊपर लेट जाते थे ताकि मैं खड़ा ना हो जाऊं. तो एक्सीडेंट होने के बाद जब होश आया 18 दिनों के बाद मैं घर आया, तब लोगों ने कहानियां बतानी शुरू की. तो ऐसा करता था, वैसे करता था. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यू नीड पीपल इन योर लाइफ. तुम जब गुस्सा करते हो किसी के ऊपर तो दैट एलियनेट्स पीपल फ्रॉम यू, राइट. एंड दूसरा, दिस कनेक्टेड विद समथिंग व्हिच आई लर्नड सबकॉन्शियसली थ्रू आउट माय यंग एज. गुज्जू लोगों के फैमिलीज में एक कहावत होती है जो मैं आई थिंक हम डिस्कस भी किया है कि मारा खिसा में केटला. कि मैं अगर तुम पे गुस्सा करता हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम फॉलो करोगे नहीं करोगे, खून मेरा जलता है, तुम वही करोगे जो तुम करना चाहते हो. तो आई गिव यू सजेशन कि सागर ये नहीं करना है. अब सागर सिलेक्ट करेगा करना ही नहीं करना है, सागर का चॉइस है. हाँ, इट्स माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म सागर या कोई भी होगा कि ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है. अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है. फाइन. सो दैट गिव मी अ पर्सपेक्टिव कि तुम अपना खून जला के कितना भी कर लो, अल्टीमेटली जिनको जो करना है वो करते हैं. और पीपल आर मैच्योर इनफ. लोगों को समझता है अपने लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है. नहीं समझता. नहीं, फिर वो नहीं समझेंगे. हम कितना भी बताएंगे वो नहीं समझेंगे. नहीं समझता है. नहीं समझना नहीं पड़ता है. मैं बोलता गुस्सा करना पड़ता है. इसलिए जैसे सर ने कहा ना कि नहीं, मैं द पॉइंट हेयर इज कि रोल शायद आपको क्लियर हो गया, बट दैट इज द आंसर. मैं कल भी सुपर बीट के बारे में जब बात कर रहा था कि टीचिंग इज क्या 20%
आप सुनते हो और 80% बताते हो क्या करना है कैसे करना है, देन ट्रेनिंग है 50-50%, एंड देन मेंटरिंग है कि जहाँ पे वो रिवर्स हो जाता है कि फिर आप बताते हो, जैसे अभी आपने कहा कि सजेस्ट करते हो, देन उसका डिसीजन होगा, तो वो 30% 70% वगैरह हो जाता है। तो आई थिंक आपने डिसीजन अनकॉन्शियसली लिया कि मेंटरिंग में जाए, और मैं टीचिंग के आगे बढ़ नहीं रहा हूँ कि मेरा वो ऐसा हो रहा है कि नहीं नहीं इसी तरीके से होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए, तो उसमें शायद वो आंसर है। तो इसलिए तुम शायद टीचिंग के इसमें होता हो, इसलिए वो जैसे इसने पूछा था कि छड़ी लागे छम छम विद्या यही घम घम, उस मोड में मैं रहता हूँ कि छड़ी मारने के इसमें शायद जब थोड़ा सा आपकी उम्र का हो जाऊंगा तो लेकिन सेम क्वेश्चन वैशाली मैम से भी है, मतलब इतना शांत कैसे रहते हो आप? वो मेरा नेचर है, मतलब उसके लिए मैंने कुछ मदर अर्थ है वो। मतलब मैं मतलब शुरू से ही ऐसे मतलब मैं हॉस्टल से भी कभी घर पे आती थी, और मतलब मेरी आदत है सब सिस्टमैटिक करके, मम्मी को भी बहुत हेल्प करना, ऐसे मम्मी बहुत खुश होती थी मैं आती थी, बहुत सारा काम करके जाना। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आई और फिर मैंने देखा फिर से सब बिखरा पड़ा है, तो एक दिन ऐसे मैंने बोला अरे यार फिर से सब खराब हो गया। देन माई मदर सेड तुझे पहली बार ऐसे गुस्सा करते हुए देखा है? मतलब माई मदर यूज टू ऑल्सो थिंक कि ये कभी गुस्सा ही नहीं करती है ऐसे, मतलब वो शायद बाय बर्थ ऐसा नेचर है मेरा। वो होता है कुछ लोगों में बिल्ट इन, कुछ लोगों में नहीं होता है। मतलब नहीं होता है तो नहीं होता है, एक्सेप्टेड। सर तुम्ही मस्तीमध्ये असं म्हणत असता की दिल टूट गया इसलिए कविता करने लगा वगैरे, म्हणजे खरंच ती साहित्याची आवड नक्की कुठून सुरू झाली का खरंच हार्ट ब्रेक झाला आणि तिथूनच सुरुवात मेरे झाली? केस में है, मैंने पोएम्स लिखी है बहुत सारी, बट वो उसी मोड पे लिखी जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था। दो मुझे तीन नया बार पता चला, मैं ये बोल रहा था सच्ची अच्छा देखो मैं इतना ये बोल कविता। तो मैं हार्ट ब्रेक वगैरह नहीं, वो तो मजाक में बोल देता हूँ मैं, बट हमारे टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, हमने जो मूवीज वगैरह देखी ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपके आजू बाजू का बहुत प्रभाव होता है ना आप पे, तो मैं तो कहता हूँ ना मूवीज का है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये विटीनेस सिर्फ कुछ नोट से आया वगैरह, तो मूवीज से भी आया। मतलब इवन दिल चाहता है का तो मैं नाम लेता हूँ, मतलब पूरा एक साल भर या 2 साल भर इतना इंप्रेशन था कॉलेज के कि दिल चाहता है के मोड में थे, तो मैंने वो आमिर खान जैसा हेयर स्टाइल भी किया था। कम थे, मतलब बाल बहुत थे एक्चुअली मेरे, कम थे, बट वही बुरा लग रहा है अभी कि जब थे तब कम रखे, अब जब वो छोड़ दो। बट पॉइंट ये है कि वहां पे द वे मे बी माझी आई ज्या प्रकारचे मूवीज बघायची ते सगळे असे आर्टिस्टिक असायचे, ज्याला आपण पॅरलल सिनेमा म्हणतो, समांतर नाटक वगैरे अशा सगळं ती बघायची। ओके, एंड उसमें ना हीरो वगैरह ही सारे पोएट वगैरह होते थे, या हीरोइन इंप्रेस होती थी कि पोएट्री सुन के, यू नो। तो हार्ट ब्रेक तो नहीं हुआ, बट ऐसे वो इंप्रेस करने के चक्कर में पोएट्री करना शुरू हुआ पहले, बट धीरे धीरे वो होता है ना कि एक रेगुलर हो जाता है तो अपने आप भी आना शुरू हो जाता है, तो वैसा भी शुरू हुआ। देन स्टेज अगर आप कहोगे तो स्टेज किया मैंने बहुत, मतलब वैसे अच्छा एक्टर नहीं था, हाँ अच्छा इतना एक्टर नहीं बन पाया, मतलब मेरे दोस्त मेरे से अच्छे एक्टर थे, मैं फिर धीरे धीरे डायरेक्टर भी बनता गया क्योंकि मुझे समझा कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। फिर वो रोल चेंज होकर डायरेक्टर भी बना मैं कहीं पे। तो दैट वाज अ पॉइंट कि जहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी चीजें आती है। मैं हमेशा हमारे एक दोस्त का नाम लेता हूँ देशमुख, उसको कल परसों क्वेश्चन पूछा था कि ये सब अच्छा लिखने के लिए, वो राइटर है, अच्छा लिखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसने बोला कि 3 चीजें करनी चाहिए, कि अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए और अच्छा पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली उसका पॉइंट ये है कि अगर आप पोइट्री के बारे में बोलोगे तो वो पढ़ के बहुत आया कि अच्छा अच्छा पढ़ते गए, मतलब किसी ने तो गधे ने, वो आजकल इंटरनेट पे कुछ भी किसी के नाम से मिलता है, तो एक बार मुझे याद है कि गुलजार की पोइट्री बोल के कुछ तो डाल के रखी थी, बोला इतना गुलजार पढ़ा है मुझे ये कब नहीं दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ से मिला ये, गुलजार के कौन से बुक में है, तो बोलता है बुक में नहीं है, तो बोला ये कहाँ से आया, तो बोलता है ऐसे फॉरवर्डेड व्हाट्सएप से आया गुलजार का बोल के मैंने छाप दिया। तो दैट वाज द केस कि बहुत बार इस जनरेशन को ऐसा हुआ है ना कि तुम्हारे सोर्सेज इतने बुरे हैं या तुम्हारे पास अच्छा मिल ही नहीं रहा है, तो अपनी वो जिम्मेदारी अभी की वो थोड़े से सोर्सेज देखने चाहिए। इंटरनेट पे जो भी मिलता है वो सही नहीं होता है, तो बुक्स पढ़ो, वो डायरेक्ट जहाँ पे क्या कह सकते हैं अच्छे सोर्सेस है, अच्छे बुक्स पढ़ो,
उसमें से भी। तो मुझे लगता है कि पोइट्री वगैरह जो है उसका एक बाय प्रोडक्ट है कि अपने आप वो आ जाता है। या मैं और कहूँगा कि लिखना शुरू होना चाहिए सबका, सॉर्टेड हो जाते हैं लोग फिर। तो सॉर्टेड अगर होना है, कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो मुझे लगता है वो चीज़ चाहिए। एंड सेकंड पार्ट इसकी, सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ लिखना है तो वो जो पार्ट है वो तुमको रीडिंग से आएगा। एंड मैं जैसे थोड़ी देर पहले भी बोला कि दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर से मुझे बहुत लगता है कि हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, एक रीडिंग कल्चर है। मतलब मैं लाइब्रेरी में बहुत बार वहाँ की चीज़ें पढ़ चुका हूँ, हर किसी स्कूल में, कॉलेज में। इसलिए मैंने, इफ यू रिमेंबर लास्ट गुड़ी पाड़वा टुडे, आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर दैट ऑल्सो, कि हमारी लाइब्रेरी लास्ट ईयर हमने गुड़ी पाड़वा के दिन ओपन की थी और उसमें अभी कितने बुक्स हमने ऐड किए हैं। तुम नालायकों ने पढ़े नहीं, वो अलग बात है बट हमने उसमें बुक ऐड किए हैं, ऐड करके तो रखा है। इसलिए तो हमने, है ना, वो HR के से एक दिन रखा है पूरा रीडिंग करने के लिए कि पढ़ो पढ़ो। तो दैट इज द केस कि बुक रीडिंग से आता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, वहां से वो पोएट्री शुरू हो गई। तो वो सारा ऐसे फिल्मों का माहौल है, प्लस बुक रीडिंग में भी सारी चीजें ये है, एंड वर्ड अलग तरीके से इंस्पायर करते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे पोएट्री में आने लगी, या वो चीजें ऐसे होने लगी कि अरे बोलने जैसा बहुत कुछ है। हमने एक 10 पोएट्स मिलके एक बुक पब्लिश भी की थी कि काव्य मकरंद करके है। तो उसमें हमने, मतलब मैंने बाकी 9 लोगों के बारे में लिखा था, और हमारी एक जो ये है दोस्त है, उसने हमारे बारे में लिखा था। तो उसने मेरे बारे में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था उसमें, की सात्विक संताप त्याच्या कवितेमध्ये दिसतो। त्याच्यात पण संतापाचा कि कवि तो वो है कि जमाने का गुस्सा है, अब तू गुस्सा करेगी किस पे? वो जमाने पे ऐसा तुम गुस्सा नहीं निकाल सकते, मतलब दैट इज अ केस। तो फिर वो पोएट्री में आता गया, धीरे धीरे वो बनता गया। तो उल्टा है तू जो बोल रही है कि मैं मजाक में बोल देता हूँ कि हार्ट ब्रेक में मैंने कविता लिखना शुरू किया, बट धीरे धीरे अगर आप एक रेशो निकालोगे तो लव पोएट्री बहुत कम है, और बाकी ऐसे सोशल एंड इस पे बहुत ज्यादा बना के रखा है या लिख के रखा है बहुत बार। सो दैट इज अ थिंग आई थिंक कि क्या लव पोएट्री ज्यादा शेयर होती है ऐसा? लव पोएट्री वो वही है, कॉफी की कविता मैंने लिखी थी, तो वो ऐसा है कि उस उम्र में सबको अच्छी लगती है वो, तो दैट इज द पॉइंट। तो वो फेमस होता गया, वो अलग पार्ट है, बट दैट्स अ केस। मतलब RIP हमेशा एक किस्सा बताते हो सर, मॉरिशस वाला, वो एग्जैक्टली क्या है? अरे अभी अगर सही है, अगर वो किस्सा मैंने बोला तो बाद में वो जोक ही नहीं रहेगा ना, बाद में लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा है, तो वो नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। पर्दा ही रहने दो। रोकना तो मतलब कि वो सच था या मतलब वो तो वही तो नहीं बता रहा है, मतलब पर्दा वो नहीं खुलेगा, वो किसी अलग दिन बताएंगे किसी दिन। विनायक सर दोघांनी पण कविता केलाय तर एक एक कविता होऊन जाऊ द्या। मुझे अभी याद नहीं है, मेरे पास रिटर्न है रिकॉर्ड। मेरा कविपन जो था वो टेम्पररी था। तुमची आवडती कविता कुठली आहे सर? सगळ्यात जास्त जी तुम्ही लिहिलेली तुम्हाला आवडते? असं नसतं, हे टिपिकल प्रश्न आहे, जे लय टुकार आहे। का ते सांगतो, प्रश्न का चुकीचा आहे? म्हणजे खरंच असं आहे ते की तुम्ही तुमच्या रचनेमधली कुठली रचना आवडती असं कुठेही नसतं। म्हणजे आई वडिलांना ते मुलांमधलं कोण आवडतं विचारल्यासारखं आहे, तर दॅट इज अ प्रॉब्लेम। आणि त्याच्या पुढे पण मी जाऊन शकतो की आवडलेली असते पण असं कोणी पब्लिकली सांगणार नाही, मग असं सांगायला पण नाही झालं पाहिजे किंवा आहे। म्हणजे आता उद्या कोणीतरी ह्यांना विचारलं की भार्गव आणि धारिका में कौन, तो थोड़ा सा इंक्लाइनमेंट कभी तो किसी की तरफ तो होगा, आगे जाके भी होगा, बट वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते कभी से। तो ये सबका है, और बट दैट्स व्हाई क्वेश्चन रॉन्ग है कि ये किसी को ऐसे पूछना नहीं चाहिए कि दोनों आपकी कलाकृतियों में से कौन सा अच्छा है। ओके, तो दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो आज अपने को चांस मिला और तूने पूछा, अच्छा हुआ, तेरी गलती नहीं है, क्योंकि ये टिपिकल गलती सब लोग कर रहे हैं की 2 ह्याच्यामधलं काय आवडतं ते। अरे असं नसतंच, म्हणजे असं विचारलंच नाही पाहिजे। आपको बात करने के लिए अभी घुमा दिया, कंटेंट दे रहा हूँ, ये काट के बाद में ये अच्छा है, मतलब किसी को तो, हाँ, किसी ने तो ये बोलना चाहिए था। एक को बोलोगे सबको लगेगा ना, वही तो चल रहा है अपना। विनायक सर मला एक विचारायचं आहे, तुम्ही खूप वेळा सब्जेक्ट में बोल सकते हैं, सब्जेक्ट हमारी कलाकृति नहीं है ना। आता है मुझे कि आप जावा में पढ़ाते हो, पाइथन में पढ़ाते हो, आपको कौन सा अच्छा है? जावा जाओ। I never
go towards one language. I नहीं suppose उसमें that- जाना चाहिए, लेकिन तू नहीं, मतलब उसमें तुझे धीरे धीरे जाना चाहिए, तो स्पेशलिटी मिलती है। तो सब्जेक्ट में या पढ़ाई में बोलोगे तो जाना चाहिए, नहीं तो तुझे डेप्थ नहीं मिलेगी। तो दोनों उतने ही लेवल पे रखते पाएगी तो एक जगह पे जा नहीं पाएगी ना, तो वैसा वो जाना चाहिए। तो मैं तो अभी अलग ही आंसर देना शुरू कर दिया वो सब्जेक्ट में। तो नॉट जावा, नॉट क्या अपना C++ या ये ओओपी कन्सेप्ट, असं मुझे लगता है की ओओपी कन्सेप्ट आहे ना, वो ते सगळं व्यापून राहिलं म्हणतो ना आपण, तसं है। दैट्स वाई वो इतना ग्रो कर पाया। कि फिर .NET के लोगों ने भी अडॉप्ट किया, PHP भी अभी अडॉप्ट कर रहा है नए इसमें भी, और कौन सा नया आया था, जावास्क्रिप्ट ने अडॉप्ट किया, मतलब सारे एंगुलर ने भी ओओपी अडॉप्ट किया सबने, तो वो बहुत है मुझे ऐसा लगता है। येस सर, सो तुम्ही खूप वेळा म्हणजे मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्ही कामच करताना दिसतात, प्रत्येक वेळा तुम्ही इव्हन वर्क आवरच्या व्यतिरिक्त पण काम करताना दिसतात। सो ते काम आणि बिझनेस मध्ये इतकी इन्व्हॉल्व होतं, सो तुमच्या घरी टाइम किंवा जे आपण म्हणतो वर्क लाईफ बॅलन्स ते कसं मेंटेन करतो सर तुम्ही? असं नसतंच, हे पण चुकीचा प्रश्न आहे। हे पण नवीन मध्ये कन्सेप्ट सुरू झाला वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कभी। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत एक तो बुरे तरीके से आया है सबके सामने, मुझे ऐसा लगता है कि टिपिकल स्विच इन, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद स्विच ऑफ होना, तसं तर मग मी सांगतो ना, आधी हेच लोक, सरकारी लोक असे काम करायचे बरं का, की 5 वाजल्यानंतर बंद, तर त्याला शिवाय द्यायचे लोक। आणि आता IT मध्ये तसं करायसाठी म्हणून मारायला लागलेत लोक, की तसं कल्चर पाहिजे की 5 वाजता बंद, त्याच्यानंतर होणार नाही, 6 नंतर होणार नाही, सगळा मूर्खपणा। तो वो तब भी गलत था, वो अब भी गलत है कि कुछ अच्छे लोग तब भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में अच्छा ही काम करते थे, रात को रुकते थे। ओके, तो मुझे तो आज भी याद है, पापा जहाँ पे काम करते थे 3 साल का अकाउंटिंग कुछ तो पेंडिंग था, इन्होंने उधर वो डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद अकाउंटिंग 3 साल का अकाउंट क्लियर किया था उसका उनको, तो और वो ऐसे रुक के फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक रुक के। तो दोनों जगह पे मुझे लगता है किसी भी इंडस्ट्री में आपको क्या करना है, अगर आपको मिल गया ना तो अपने आप होता है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस जैसे हमने कहा कि अपने आप बनता है, उसके लिए बहुत एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती है। या तो फिर तुम जैसे बोल रहे हो कि फिर इतना अगर बुरा है तुम्हारा ऑफिस, तो तुम्हारे ऑफिस का एनवायरमेंट खराब है। मैं अगर तुम्हें जिस दिन ऐसा लगता है कि अरे आज मंडे को ऑफिस जाना, वापस ऑफिस जाना है क्या, इसका मतलब ऑफिस कुछ तो गलत कर रहा है या तुम गलत काम कर रहे हो। तो मुझे कभी भी टीचिंग में ऐसा नहीं लगा कि अरे उठ के आज जाना है क्या, आज जाना ही पड़ेगा क्या, या लगा तो भी वो ऐसा होता है ना कि 1 सेकंड के लिए लगेगा, बट उसके बाद हमेशा ये चीज ओवरराइड की है कि अरे नहीं बच्चों का नुकसान होगा, या आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा तो मे भी कल छुट्टी है, बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और उनके 2-3 चले जाएंगे कोर्स। तो वहां से हम इंस्पायर होके आ गए। वर्क लाइफ बैलेंस जैसे तू बोल रहा है कि आज तो अभी हम बोल सकते हैं कि कंपनी अपनी है, इसलिए कोई बोलेगा कि हाँ एक तुम्हारी कंपनी है इसलिए तुम बोल रहे हो, बट मैंने कल परसों ही कहीं तो बोला था कि इससे पहले भी अपने एक वेंडर को मैं बोल रहा था कि इससे पहले भी जहां जहां मैंने काम किया वहां पे इस तरीके से काम किया था कि लोगों को लगता था कि तुम उसमें पार्टनर हो। मतलब इतना मैं काम कर रहा था 12 घंटे 13 घंटे, तो अगर काम वो अच्छा लगता है तो ये होता है। सेकंड, इससे डिराइव क्या होता है, अगेन वो नाटक शुरू हो गया इंस्टाग्राम जनरेशन का कि क्या पैशन मिलना चाहिए तुमको, पैशन ऐसा भी नहीं है। जैसे सर ने कहा कि बाय एक्सीडेंट वो टीचर बने, तो पैशन मिलने के लिए भी कुछ तो कंसिस्टेंटली काम करो। कभी कभी तो ऐसा भी है कि जो काम तुम कंसिस्टेंटली करोगे ना कंसिस्टेंटली, तो उसमें तुम्हें पैशन मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ये आपस गलापन चल रहा है कि मुझे पैशन ही नहीं मिला। कल परसों वो एक 12th फेल वाला एग्जाम्पल दे रहा था, मूवीज के एग्जाम्पल के बिना अपना पॉडकास्ट अधूरा है। तो वहां पे मैंने एक बच्चे को बोला कि अरे तू लाइक सब कुछ तो ठीक है, घर पे पढ़ाई होनी चाहिए, सब कुछ है ये, तो वो वही बोला कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूँ। मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता बोल रहा है वो, स्ट्रगल कैसे बताऊंगा, ये क्या पागलपन है। तो मेरी एक अच्छी दोस्त है जो सबसे पहले हमारे ग्रुप में CA बनी थी, तो उसका घर से सब कुछ अच्छा था, तो वो पहले सबसे CA बनी हम में से। मतलब जिनको हमारे ग्रुप में जरूरत थी CA कंपलसरी होने की, मेरे जैसे, मतलब कंपलसरी जैसे जिस इसमें तुम हो ऑब्वियसली वो पास होना, उसमें से पैसा आना शुरू होना, एक मिडिल क्लास इसका होता है घर का। तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत थी हमको, देखा जाए तो पैसों की। मम्मी डांटती थी कि अरे पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसा होगा, नुकसान होगा वगैरह वगैरह स्टाइल में। उन लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर नहीं किया, और जिसको देखा जाए तो वैसी जरूरत नहीं थी कि एक तो फैमिली ऐसी थी एकदम वेल सेटल्ड, घर का सब वेल सेटल्ड। जैसे हमने कहा कि एक जमाना वो भी था ना कि चाहे ये इसमें फेल हो गए तो शादी कर देते वगैरह स्टाइल में। ये सब कुछ होने के बाद भी वो पहले हुई सही है। तो ये ऐसा नहीं होता है जनरली। जैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह तुम्हें जिसमें हैप्पीनेस मिलेगा ना, धीरे धीरे उसमें तुम बढ़ते जाओगे तो अपने आप सब सेटल हो जाता है।
मतलब इस तुम phrase काम भी को- हाँ काम भी करोगे तो काम जैसा नहीं लगता है फिर। हाँ वही, वो जो मतलब हैप्पीनेस आपको काम से मिलने लगेगा ना, तो वो आपके अंदर और हर जगह वाइब्रेट होना लगेगा। मतलब आपके आसपास के लोग भी ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेंगे अगर आप हैप्पी हो तो। सो वंस यू स्टार्ट। मैं वो हमेशा बोलता हूँ ना, गुरुवापेट गली का मेरा एग्जांपल देता हूँ। एक दिन आता था दिवाली में, तो दिवाली में ना बिजनेस होता है ना, तो हमारी वो स्टेशनरी की दुकान थी मामा की, तो दिवाली में बहुत बिजनेस करते थे सारा, बट दिवाली के दिन पूजा नहीं कर सकते थे। फिर वो लोग पूजा कड़ी पंचमीला करते थे, तो कड़ी पंचमी म्हणून नंतर येत असतं ते। हाँ, तो वो क्या होता था, फिर दिवाली का ये वाला सीजन हो गया सब कुछ, फिर पूरी दुकान साफ करनी है। और दुकान साफ करनी है मतलब वो एक साबुन साफ करके रखते थे वैसे पहुंच के, बट वो क्या करते थे, हम एक सामने ऐसे ट्रैक्टर लगाते थे, ये पूरा सामान उधर शिफ्ट करते थे, और ये काम पूरी रात भर करते थे बच्चे। मतलब ये दिन के लिए हम वेट करते थे, रात भर सोते नहीं थे, एंजॉय फुल ये काम करते करते, कि वो साफ सफाई का काम है वो। कैन यू इमॅजिन की लिटरली पूरा वो फर्श साफ करना है, वो सामान पूरा त्याला काय म्हणतात त्याला, पुढचं टेबल काय असतं त्याला, काउंटर हा, वो काउंटर लेके जाना, बाहर उठाना, पूरा का पूरा सारा खाली, और साफ सफाई करना है वो, और फिर वापस रखना है ये, और वो एंजॉय करते थे। तो मुझे लगता है कि रात भर जाग के, मैं ये नहीं बोलता था साला वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो गया यार, मुझे नींद नहीं आई, मुझे, हम सबको पता था ना दूसरे दिन परेशानी होगी, तो हम सोते ही नहीं थे। जो बड़े लोग हैं वो 4-5 घंटे सोए होंगे, 5 बजे वापस उठने होता था, पूजा ही 5 बजे शुरू होती थी, तो हम रात भर ये करते थे, और दंगा मस्ती और एंजॉय। तो काम एंजॉय जो आप बोल रहे हो ना, मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए। मैंने कल भी बोला कि एक सपना है कि बच्चों को जो टेबल हम दे रहे हैं ना, उसमें कॉफी मग रखने का भी ये होना चाहिए, और कॉफी सिप लेते लेते बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे। मेरे हाथ में दूसरा कुछ हो सकता है, बट मतलब चाय। Well, I'll give a different perspective on this phrase, work-life balance. Work-life balance ना जरूरी है क्या? To a certain extent, हाँ, but let's look at it from a different angle. दो अलग-अलग पहलू हैं इसमें। तो पहला कि आप अपनी काम में ये स्ट्रक्चर लाओ कि 6 बजे के बाद आपकी जरूरत ना पड़े, कि किसी को आपसे बात करने की जरूरत ना पड़े, सो दैट आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हो, तो व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ नोबडी विल डिस्टर्ब यू, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है कि हमें किसी को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि व्हेन यू से वर्क लाइफ बैलेंस, तो उसको समझो कि ये क्यों बात हो रही है। राइट, द होल आइडिया ये जो जनरेट हुआ, दिस केम फ्रॉम अ सिंगल फ्रेज जिसे लिव इन द मोमेंट कहते हैं। तो लिव इन द मोमेंट, तो अगर तुम 6 बजे के बाद घर जा रहे हो तो लिव इन द मोमेंट, बट अगर फिर 7 बजे पता चला कि यार नहीं, घर ऑफिस में कुछ काम छूट गया था, वो करना पड़ेगा, तो फिर 7 बजे अगेन गो इनटू ऑफिस मोड। फाइन, वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लोगों ने अपने फायदे के लिए अलग उसको मीनिंग दे दिया। इट्स मोर टू डू विथ डू व्हाट यू आर डूइंग विथ कंप्लीट डेडिकेशन टू दैट। तो अगर 9 से 6 में या जो कोई आपका टाइम होगा उसमें तुम डेडिकेशन से काम करो, तो 6 बजे के बाद तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो तुम्हें जो एंजॉय करना है, जो काम करना है, जो बाकी चीजें करनी है, वो कर सकते हो। दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। राइट, पर उसमें भी काम आ सकता है। आई विल गिव एन एग्जांपल। कल ही एक आदमी से मिला हूं मैं, वो डॉक्टर है, उनका ऑफिस से बर्न गार्डन के पास क्लिनिक है उनका। तो उनको किसी फंक्शन में जाना था, तो वाइफ को पिकअप करने के लिए वो बर्न गार्डन से निकले पिंपरी जाने के लिए। घर में पहुंचे, दरवाजा खोला और फोन आया, इमरजेंसी है। वहां से वो वापस गए। अभी वहां पे बोल नहीं सकते वर्क लाइफ बैलेंस है, अब तो मुझे पार्टी में जाना है। वापस बर्न गार्डन गए, इमरजेंसी कुछ नहीं थी, वो पेशेंट को पैनिक अटैक आया था कि मेरा कैसे होगा, तो उसको समझाया, फिर से पिंपरी गए, तो फिर वहां से पार्टी में तो जाना था। पिंपरी से 1.5 घंटे ड्राइव करके वो सेनापति बाप रोड पे आए। तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन वर्क लाइफ बैलेंस इज, जो काम कर रहे हो, जब कर रहे हो, जिसकी जरूरत है, उसमें टोटली डेडिकेशन से काम करो। दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। दोनों एग्जाम्पल में ज़बरदस्त आपटे नाम के सर ही इन्वॉल्व है, दोनों सीनियर है, बट दोनों अलग अलग बंदे हैं। पहला एग्जाम्पल बहुत 15 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था कि हमारा ग्रुप था अलग अलग, मतलब एक सुनील नाम का दोस्त है वो कुछ इंटीरियर कर रहा था, सुमित नाम का दोस्त है वो सीए कर रहा था, मैं मेरे एमसीए में था। तो वहाँ पे ऐसे ना तब एक ये ऐसे स्टाइल में मोबाइल बहुत यूज करने वाले लोग या मोबाइल में बिजी दिखने वाले लोग, मतलब ऐसा माना जाता था। तो हम लोग ऐसे वो मोबाइल्स में रहते थे। तो
काइंड ऑफ एक दिन ऐसा वो सुनील के आपटे सर करके एक सर थे, तो उन्होंने एक चीज बोली कि मोबाइल उन्हीं को लगता है एक तो जो झूठे हैं, जो आधा काम करते हैं। और ये 15 साल पहले बोल रहे हैं वो, कि मोबाइल उन्हीं को लगता है कि जो झूठे हैं और आधा काम करके आते हैं, इसलिए लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका अपडेट क्या हुआ, उसका, मतलब जो बोलते हैं ना कि वो। सो दैट वाज एक उधर से ना हमें एक शॉक लगा ऐसा कि अरे ये बराबर है। या तो फिर ये एक्सेप्ट करो कि तुम लोग टाइम पास के लिए मोबाइल यूज कर रहे हो, तुम अगर कहते हो काम के लिए, तो इतना काम कैसे पेंडिंग है कि मतलब जो तुम्हारे बिना हो ही नहीं रहा है, और तुम वहां पे चाहिए थे तो तुम वहां पे क्यों नहीं हो, फिर जहाँ पे काम हो रहा है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो एक बहुत अंदर ऐसे लगा मन को, और वहां से थोड़ा सा वो सर ने जो बोला कि बीइंग इन दैट मोमेंट हो गया कि वापस से हम दोस्त जब थे तो हम अपने आप ही वो मोबाइल साइड में रखना शुरू कर दिए, पहला चीज। सेकंड, अभी वाले एक किस्सा है कि आस्पेक्ट रेशो करके कंपनी है, वहाँ पे प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के लिए जाता था, तो वहाँ पे उनके आपटे सर करके है CEO ऑफ आस्पेक्ट रेशो, एंड बड़ी कंपनी है हेल्थ केयर में, वो जो काम करते हैं वो ह्यूज काम है। उनके CEO के पास व्हाट्सएप नहीं था, आपटे सर के पास। आई वॉज अगेन शॉक्ड कि फिर आप सर मतलब फैमिली ग्रुप के लिए तो होगा, फैमिली के लिए तो होगा। बोले नहीं, तो बोले कि हम आप इमेजेस वगैरह कैसे शेयर करते हो, मतलब आईफोन तो है अभी, तो ये सब कुछ शेयरिंग वगैरह। बोले कि उनका गूगल फोटोज वगैरह है, सर्वर पे रख देते हैं, शेयर कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। बोला हाँ भूल गए, व्हाट्सएप आने से पहले हम भी वही करते थे, ईमेल वगैरह। तो आज बोले आज भी मैं वही करता हूँ कि कहीं पे क्लाउड पे रखता हूँ, एल्बम शेयर हो जाते हैं, उल्टा तीनों लोग मिलकर उधर अपने सारे फोटोज रख देते हैं। व्हाट्सएप की जरूरत ही क्या है, घर पे इधर आता हूँ, घर से इधर एक लैंडलाइन वगैरह है, फोन कर लेते हैं, या फोन मोबाइल तो है ही, उधर फोन कर लेते हैं और ये खत्म। तो मोमेंट में चेंज हो जाता है कुछ, तो वही बोलते हैं कि ऐसे काम करते हैं क्यों, कि जिसमें तुम्हारा शेड्यूल चेंज होता है, जिसमें इतनी बार तुमको अर्जेंसी लगानी पड़ती है। वो ऐसा हो गया है कि मोबाइल पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डायनामिज्म करने के चक्कर में, और वो डायनामिज्म ही गलत है कि विदाउट प्लानिंग ही सब कुछ हो रहा है। अभी प्लान मतलब ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है कि ये टाइम पे ये होगा, मतलब ये टाइम पे ये होगा। वो ऑप्शन है, इसलिए सोचते हैं हाँ, कि option अरे है, चलो टाइम पे कर देंगे कुछ तो चेंजेस बोल देंगे व्हाट्सएप पे। And second thing is, again, it's probably generational thing, I don't know, but थोड़ा सा stick to the plan ये नहीं होता है कि प्लान तो बनते हैं, बट वो प्लान पे वही काम करना है, उसी तरह से करना है। आई एग्री कि प्लान में कभी गलती हो सकती है, कभी डिले हो सकता है, बट अगेन इट्स द सेम थिंग कि प्लान है, एक्टिविटी है, एंड ऑब्जेक्टिव है, ये सारा क्लियर है, तो फिर लिव इन द मोमेंट, काम खत्म करो, घर जाओ, घर जाने के बाद कोई तुमको फोन नहीं करेगा। नहीं, और आपने प्लान बनाया तो उसको उतना सीरियसली भी लो, मतलब डोंट टेक इट सो कैजुअली कि हाँ बनाया ना, अभी नहीं, बाद में करते हैं, शाम को करते हैं, प्लान तो बन गया ना। नहीं, यू रिस्पेक्ट योर प्लान ना, you respect your plan, you respect your schedule, follow that schedule, things will fall in place. ना वो सब वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाएगा। एंड आई डू अग्री वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, बट किस तरह से चाहिए वो थोड़ा सा समझो कि ऐसा नहीं है कि 6 बजे बंद यानी बंद। हाँ। मैं मजाक में क्लास में बहुत बार बोलता हूँ कि शटर डाउन हो गया अभी, राइट, बट फिर भी हम रात को 2 बजे आंसर देते ही है। फाइन, तो जो जिस टाइम में जो कर रहे हो उसी पर फोकस करो, देन दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। यस, I have something different. Work-life balance हम लोग discuss कर रहे हैं, इसीलिए the next question I'm asking to Vaishali ma'am. As I know, her mother was also doing a job when she was small. So I just want to understand कि आपको वो बचपन से ही आपने वो देखा है माहौल घर का कि mother is working and she is handling the house as well. So I just want to understand how was your feeling and how you followed it. Yes. So that's actually a good question. मैं ये कहीं ना कहीं डिस्कस भी करना चाहती थी। का क्वेश्चन इसलिए गुड क्वेश्चन क्या? We are in the same situation. That's why a good question. My mother is my biggest inspiration, I should say. I grew up looking at her. I mean, she did a lot of hard work. तो वो बहुत दूर, उनका स्कूल में टीचर थी मेरी मम्मी, तो बहुत दूर पैदल जाती थी और घर पे सारा काम फिनिश करके फिर स्कूल जाना। फिर स्कूल में भी शी हैड बिल्ट अप हर ओन रेपुटेशन, मतलब हर कोई उनको ऐसे झुक के नमस्कार करते थे, मतलब इतना उनके लिए सबके दिल में रिस्पेक्ट था। शी वॉज काइंड ऑफ एक्टिंग प्रिंसिपल इन दैट स्कूल, सो वो बहुत सारा चीज़ें शी यूज टू टेक केयर ऑफ। एंड एट होम ऑल्सो, मतलब वो एक अच्छा सा हमारा कल्चर बना हुआ था। और हमें, मेरे 2 भाई हैं, तो हम तीनों को कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आया कि ये लड़की है या ये लड़का है। ऑल ऑफ अस हैड टू डू वट एवर
वी आर सपोज टू डू, मतलब प्लेट्स उठाना है तो मुझे नहीं बोला जाता था कि तुम प्लेट उठाओ, तीनों को बोला जाता तुम लोग अपने प्लेट्स उठाओ। मीन्स इवन माई फादर यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट। मतलब बहुत बार मम्मी को जिस दिन इंडिपेंडेंस डे वगैरह है तो 7 o'clock शी हैड टू लीव फॉर द फ्लैग होस्टिंग, तो घर पे फिर पापा ही रहते थे, तो हमको स्कूल भेजना है तो पापा यूज टू गेट इन, फिर वो खाना बनाना है। मेरा भाई छोटा था तो कभी कभी बहुत रोता था, फिर पापा उसके लिए हलवा वगैरह बना के उसको खुश करके भेजते थे। सो दैट इज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच आई हैव ग्रोन अप। सो द एंटायर फैमिली यूज टू कोऑपरेट एंड गेट द थिंग्स डन। तो हम लोग, मैं भी बहुत छोटे एज से मम्मी को हेल्प करना शुरू किया था मैंने किचन में। तो हम लोग सब मम्मी स्कूल जाती थी और वापस आती थी तो दिवाली के समय मैं और मेरा भाई मिलके किचन का वाइट वॉश भी कंप्लीट करके रखते थे। सो ऐसे सब करते हुए, और जैसा विनायक ने कहा, वी यूज टू रियली एंजॉय, और हम वेट करते थे उन दिनों का, और मम्मी को खुशी मिलती थी तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था। एंड once I heard this from Chetan that women should be financially independent. ये statement मैं बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी। So that is one thing I've learned from my mother, that once you become financially independent you earn a respect. मतलब सबके दिलों में, सबके नज़र में आपके लिए एक respect आता है। I have nothing to say against the housewives, मतलब वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जो आप लेते हो, but as a personality अगर आपके अंदर है potential तो आपको आना चाहिए, उस potential को use करना चाहिए। और मतलब क्यों किसी के सामने डिपेंडेंट होना, या you build your own dignity in that way. So that is what I have seen my mother, and my mother was very clear towards me as well कि तुम पढ़ो, तुम इंडिपेंडेंट बनो और अपने पैरों पे खड़े रहना है, तुमको कभी लाइफ में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। माई पेरेंट्स हैड अ क्लियर, वेरी क्लियर आइडिया फॉर मी कि तुमको शादी करना है वो सब ठीक है, लेकिन करियर में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। So that was very very clear, and that is how I have been brought up with that. तो ये मैसेज मैं हर लेडी को देना चाहती हूँ। उस दिन बैच में भी डिस्कशन हो रहा था, तो एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा था कि मैडम वाइफ पैसा मांगती है तो देने के लिए जॉब चाहिए काइंड ऑफ। मैंने बोला वाइफ क्यों पैसे मांगती है, उसको बोलो ना जॉब करने को, वो जॉब करके खुद अपने लिए पैसे क्यों नहीं अर्न कर रही है। टीचर वो नहीं है केपेबल तो बनाओ ना उसको केपेबल। आई हैव अ एग्जाम्पल ऑफ शुभम हु ब्रॉट इन रानू हियर, तो वो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहा है ना, आज वो अपने जगह पे खड़ी है ना, कल को लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आएगा सो शी कैन स्टैंड अप एंड शी कैन फेस दैट सिचुएशन इन हर लाइफ। आप एक अपना एक, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे हैं जहाँ पे 3 साल का बच्चा है एंड हस्बैंड एक्सपायर्ड, तो जो लेडी है वो अगर हाउसवाइफ है तो वो आगे का जिंदगी कैसे, फिर पूरा हो गया ना लाइफ डिपेंडेंट दूसरों के ऊपर। तो अगर वही पढ़ी लिखी रहेगी, ग्रेजुएट रहेगी या अपने पैरों पे खड़ी है, तो कम से कम किसी के सामने सिर तो नहीं झुकाना पड़ेगा, हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इज ऑलवेज देयर इन मी। तो वो मैं अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, मैं खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ हर एक के लिए कि यू ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट, यू ट्राई टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग फॉर ऑल द लेडीज एंड फॉर द मेल मेंबर्स एज वेल, कि आपके लाइफ में जो भी लेडीज हैं उनको आप स्ट्रांग बनाओ। You encourage them to be financially independent. That is how our country will also start growing. मतलब पूरा नजरिया, पूरा सिस्टम को चेंज होने की जरूरी है। If a woman in your life is financially independent, if she is mentally strong, she'll make you better than who you are. Right? So that's the backbone of any family. That's the backbone of your life. Forget about any country, तो बड़ी बात है, वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। अपनी जिंदगी में फोकस करोगे तो भी you will notice कि तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हुई हैं वहाँ पे हर जगह पे there is a woman in your life. करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Further question? Yes. ठीक है, इसको चांस, सीनियर रेड्डी को चांस देते हैं। हाँ, तूने जो पढ़ाई की थी तब तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो इसलिए उनको चांस देते हैं। सर तुमचा व्हिडिओ बघितला होता रामायणाचं लेसन, तुम्ही आध्यात्मिक पुस्तकं पण वाचता? मी काही वाचतो Anything printed. हा, असं काही त्याच्यामध्ये, दॅट इज द पॉइंट। गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली यही कहना है मेरा कि आप सिर्फ एक चीज का, कोई तो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है और उसके बारे में ही पढ़ते रहोगे तो वो भी फायदे का नहीं होता है। देन वो बहुत ही आपको है ना
एक्सट्रीमिस्ट बना देता है कुछ जगह पे। तो उल्टा सब चीजें पढ़ो, जो भी है वो पढ़ते रहो। तो मुझे तो आज एक बहुत अच्छा किस्सा याद है, मम्मी एकदम खुश हो जाएगी, वो याद है मुझे बोल के। चंपक करके बुक आते थे, चंपक। तो उसका हमने वो ये लगा था, वो वीकली आता था चंपक, सबस्क्रिप्शन लगाया था, साप्ताहिक. पण ते चंपक म्हणजे तेच की त्याला काय सबस्क्रिप्शन म्हणजे बेसिकली. तर एक माणूस यायचा लुनावर आणि ते चंपक हे करून द्यायचा. सो तब सीन कुछ तो ऐसा था कि मैं मम्मी ने कुछ तो वो तेल लाने के लिए भेजा था, धारा 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 धारा. तो वो मैं लेके आया और वो चंपक वाला भी आया, सब्सक्रिप्शन वाला. तो हमारी सोसाइटी के नीचे, बिल्डिंग के नीचे उसने मुझे वो दे दिया और वो मैं ऐसे पकड़ के बैठा था बैग और उसके अंदर वो तेल का डिब्बा. तो वो चंपक आया, मैंने ऐसे वो लिया और ये ऐसे छोड़ दिया और मैं पढ़ने लगा उधर ही खड़े रह के उधर की उधर ही. ओके, फिर थोड़ी देर बाद शूज गीले लगने लगे. तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो गलत हुआ है. और फिर मैंने देखा वो पूरा तेल ऐसे था. तो मम्मी को वो पूरा क्लियर करना पड़ा. आके बहुत दनादन हुआ. दिस इज द केस कि इतना मैं उसमें इन्वॉल्व होके पढ़ता था और वो सब जगह पे कि कुछ भी ऐसा एक है ना, पेपर का ये आ गया, उसमें से कुछ ऐसे हेडलाइन दिखी, अरे ये क्या है. तो इस तरीके से वो होता है. तो आध्यात्मिक असं काही खूप म्हणून वाचलेलं नाहीये. बट अगेन एक दोस्त है जिसने अभी वो देवबाभी, संगीत देवबाभी म्हणून नाटक लिहिलं, तेव्हापासून जरा तुकाराम वाचायला चालू केले. मैंने दोस्त लोगों ने बहुत जैसे रेकमेंड किया, तो अभी बहुत मतलब वो पढ़ना शुरू किया. देन बाकी चीजें ऐसी होने गई कि धीरे धीरे ये समझ में आते गया कि अपने कल्चर में बहुत सारी चीजों की आन्सर है. बहुत सारे एक हे जे संत वचन आहेत किंवा अध्यात्मामध्ये उत्तर आहेत. तो जैसे ये लोग जानते हैं कि बहुत गुस्सा है मेरे में, बहुत. तो अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ है. बट ये भी समझ में आते गया कि वो चीज अगर आप बिजनेस करोगे तो अच्छी बात नहीं है. आप सही बात बोल रहे हो, बट किस तरीके से बोल रहे हो. तर अध्यात्म मला वाटतं की त्याच्यात पण हेल्प करतं खूप तुम्हाला, की असं नाहीये की काही बेसिक गोष्टींसाठीच. तर बऱ्याचशा गोष्टीत ते पण कळालं की हमारा ये जो बिजनेस ग्रुप है उसमें ये लोग बहुत सारे रेफरेंसेस देते रहते हैं ये सारे संत वचनों के. तो वो ऐसा लगने लगा कि वहां पे भी है ना, आज की भाषा में कंटेंट है जो तुम पहले वाले लोग ठीक तरीके से इम्प्लिमेंट कर पाए हैं. तो उस तरीके से उसको देखना सुरू हुआ. सो आधी ते परत तेच होतं की अरे हे नाही आपलं, किंवा हे काय करून उपयोग आहे वाचून. तो एक वो बदल गया नजरिया. और वो वैसे देखा जाए तो बहुत जगह पे बदला है कि कुछ भी पढ़ो तो सब पढ़ता हूँ मैं. तो ऐसा नहीं है कि एक ही कोई तो चीज है और इसके लिए चलता रहता है. और इसका हमको बहुत फायदा हुआ है सर, क्योंकि मुझको किसी भी चीज का साइंटिफिक क्लियरिफिकेशन चाहिए रहता है कि हे असं का करतो, हे अंधश्रद्धा आहे का वगैरे. तर सर त्याच्यावर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देतात. नाहीतर बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्होंने कुछ पढ़ा है तो एक ही किताब पढ़ी होती है तो उनके अकॉर्डिंग बायस्ड एक ही बोल देते हैं, फिर एक ही साइड का बोल देते हैं. और फिर कैसा उन्होंने पढ़ा है इसलिए हम भी रिस्पेक्ट देके करते हैं, पर बाद में जब पता चलता है कि दूसरी साइड भी उसकी, तो फिर वो इंसान के लिए रिस्पेक्ट थोड़ा कम हो जाता है. अरे यार इसने हमको ऐसे ही बता दिया, हमको पता नहीं था. बट ऐसा इनके केस में नहीं हुआ है कभी भी आज तक. थिंक ऑफ रीडिंग एज हैविंग अ प्लेट ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ यू. तो खाना अगर एक ही टेस्ट का खाओगे तो कुछ देर अच्छा लगेगा, फिर बाद में बॉडी पे भी इम्पॅक्ट होगा, तुम्हें भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा. तर जेवण करताना आपण जे नवरस म्हणतो, तर नवरस पोटात जायला पाहिजे, तसे तर नवरस डोक्यात जायला पाहिजे. I'll give you a simple example कि एक दोस्त है मेरा जो एक दिन बहुत ही एक्साइटेड हो गया कि मैंने किताब पढ़ी. मैंने बोला तूने किताब पढ़ी, अच्छी बात है, बता कौन सी किताब. मैं मैन काम्फ पढ़ के आया हूँ और क्या भारी था हिटलर. Do you realize the difference? हिटलर कसला भारी होता, त्याने एका फटक्यात सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून टाकले. एका फटक्यात, राईट. बट when you read different literature, when you increase your scope, तब पता चलता है कि ये ठीक नहीं है. I had to look at him twice कि तू सीरियसली बोल रहा है या मजाक कर रहा है. हिटलर भारी होता, आपण ऐसा करायला पाहिजे. सो ये
आपका जो नॉलेज बढ़ता है वो एक्सपोजर से बढ़ता है और एक्सपोजर जैसे कि वैरायटी ऑफ रीडिंग शुड ऑल्सो बी देयर। नई पीढ़ी के लिए जो पढ़ते हैं, अब कितने लोग पढ़ते हैं वो पता नहीं। और एक एग्जांपल है मेरा खुद का कि 9th स्टैंडर्ड में लिटरली मैंने कुछ तो 3 या 4 दिन में बैठ के मृत्युंजय खत्म की थी. जबरदस्त होतं ते एक्सपिरियन्स. आणि मृत्युंजय वाचल्यानंतर सगळे असे झालेले असतात की कर्ण म्हणजे भारी, कर्ण एकटा सगळ्याला हरू शकत होता, कर्ण म्हणजे असं, कर्ण म्हणजे तसं. तो वो एक है कि उन्होंने एक बहुत औसम तरीके से वो बनाया है शिवाजी सावंत. तर ते असं आहे की आपण त्याच्याने इन्स्पायर होतो. पण जसं आता तुम्ही अध्यात्माचंच म्हणलात म्हणून की मग जेव्हा तुम्हाला अजून बरं त्यांनीच युगंधर लिहिलंय, मग ती साईड ती बाजू जेव्हा बघता त्यांच्यात तिथे जे कृष्ण आणि कर्णाचे संवाद आहेत, मग तो जो एक व्ह्यू आहे ते तसं आहे की तुम्हाला दोन्ही बाजू माहिती पाहिजेत, दोन्ही बाजू वाचलेल्या पाहिजेत आणि मग तुम्ही एक सारासार विचार करायला जाऊ शकता. जर मृत्युंजय वाचूनच थांबलो असतो तर मग ते असं की नाही कर्णच भारी आहे, तुला माहिती काय. ये स्टूडेंट्स को बहुत बार बोलता हूँ कि तुम राइट विंग के पेजेस फॉलो करते हो या लेफ्ट विंग के करते हो, तो दोनों करो. तो दोनों तरफ जब ये मतलब फालतूगिरी चलती है तब तुमको पता चलता है कि अरे ओव्हरऑल फालतू है. हाँ ओवरऑल फालतू है. तो ये दोनों भी इग्नोर करने लायक चीज है. नहीं तो सिर्फ लेफ्ट करोगे तो फिर 4 लोगों को ही सुनाता है, हाँ तूने देखा क्या ऐसा है. पॉलिटिक्स के बारे में एक सिंपल मैं सजेस्ट करता हूँ, अभी एज अ मेंटर सजेस्ट करता हूँ, तुम लोगों को लेना है कि नहीं वो तुम लोग देखो. अभी सारी नहीं पड़ी कि पॉलिटिक्स का डिस्कशन एक तो सोशल मीडिया पे करो ही मत, या तो बहुत क्लोज ग्रुप में करो. कि मत करो ऐसा नहीं है, कहीं तो वो व्यूज भी डिस्कशन तो होने चाहिए. एंड अपने लाइफ में पॉलिटिक्स को वैल्यू कब देनी है, एक ही दिन देनी है जिस दिन वोट करना है, और वोटिंग करना ही है उस दिन. फिर तुम वोटिंग करो, हाँ बाद में बकवास करते रहेंगे. उस दिन वोटिंग के लिए नहीं जाएंगे, बाद में फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बकवास करते रहेंगे, कमेंट में एक दूसरे को गाली मारते रहेंगे, मजा नहीं है. तो वोटिंग वाले दिन वोटिंग करके आओ, खत्म. एंड जैसे हमने कहा कि करना भी है डिस्कस, तो ऐसे क्लोज ग्रुप में करो जहां पे तुम्हारे पॉलिटिकल व्यू से दोस्ती दुश्मनी ना हो. हाँ, या तो अभी मैं व्हाट्सएप पे बताता हूँ ना कि एक ग्रुप पे बहुत पॉलिटिकल डिस्कशन चलते रहता है हमारा, बहुत. और तू जैसे बोला वही है कि राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, सेंट्रल विंग वाले हैं, सारे हैं, डिस्कशन चलते रहते हैं. बट जब हम पार्टी करते हैं, मिलते हैं, तब उसमें कुछ झगड़े नहीं होते हमारे पॉलिटिकल व्यूज के बारे में. या मैं जज नहीं करता कि इसका पॉलिटिकल व्यू ये है तो इतना बुरा बंदा होगा. तो ये चीज है पहली. तो दूसरा, कुछ बहुत सारे ग्रुप अभी दोस्तों के ऐसे हो गए हैं जहां पे हमने वो मैच्योरिटी हासिल कर ली है कि पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट इसके वजह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नहीं. तो ऑलमोस्ट 2 ग्रुप ऐसे हैं कि जहां पे वो बंद हो गया पूरा. सो दैट इज हाउ यू शुड बी. लाइक अभी आपकी जनरेशन को देखना पड़ेगा कि फिर वो ग्रुप तो उतना मैच्योर है क्या, नहीं तो है ना वो झगड़ते रहते हैं और उसमें झगड़े ही होते रहते हैं. तो इतनी निगेटिविटी करके करोगे क्या. और उसमें से देखो बोलने वाले लोग नहीं जाते हैं, वोटिंग वाले दिन कहीं पे तो ट्रिप में गए होंगे, क्या फायदा है फिर 5 साल झगड़ के कुछ भी बोल के. तो एक तो वोटिंग को जाओ, एंड जैसे हमने कहा कि उतना ही रखो, उसके बाद बाहर आने के बाद भूल जाओ. या तो हमने जैसे बोला कि जहां पे तुम्हें वो पॉलिटिकल व्यूज की वजह से जज नहीं किया जाएगा वहां पे डिस्कशन करो. किस्सा खत्म. यस, मोहित कुछ पूछ रहा था. हाँ, सर क्वेश्चन नहीं था, बस मेरे व्यूज शेयर करने के. जो वर्क लाइफ बैलेंस, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक ट्रैप वर्ड है. क्योंकि अगर कोई काम अच्छा लगता है करने को, जैसे कि अगर शुभम सर को लैब लेना अच्छा लगता है, राइट, तो वो उनके जो में काम भी करते हैं, तो यहाँ पे भी आके काटो इसको काटो अगर जो काम करने में अच्छा लगता है, 12-16 घंटे काम करते हैं, जो भी है. अब जैसे कि मैम ने बताया कि सोनल मैम ने इतना सब कुछ अचीव किया है 1 साल में, अगर वो लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचते तो इतना अचीव भी नहीं कर पाते. नहीं, rather I'm saying कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोच रहे फिर भी ये कर रहे हैं. बिकॉज जब शुभम काम करते इसका जब काम करता है तो तब उससे बैच नहीं ले रहा होता है, इसका ही काम करता है. बैच जब ले रहा है तब का काम नहीं करता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि कंपार्टमेंटलाइज करना सीखो. कि अभी ये कंपार्टमेंट में काम करे तो यही करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे. अगर मोहित वहां पे लैब ले रहे तो लैब ही लेगा. फिर मतलब मैं जब लैब लेता हूँ या मैं फलफ्रिट वाला होता है तो मेरे माइंड में ये नहीं चलता है कि अरे वो लॉजिक कैसे लगाना है क्या उधर का, और उधर होता हूँ तो टीचिंग के बारे में नहीं सोचता हूँ. लिव इन द मोमेंट. तो अभी तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ये सोचो, ये परखो और उसी में फोकस करो. दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अबाउट पार्टिंग. वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अबाउट being free to do whatever you want.
It's about doing what you have identified right now. That is work-life balance. Right? मैंने जो बोला कि ये फ्रेज को ना थोड़ा सा लोगों ने बहुत ग्लैमराइज कर दिया है और अपने सहूलियत के लिए वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं कि चलो पार्टी के लिए टाइम होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस. That's not work life balance. Life is not about enjoying. Life is about enjoying what you do. तो ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल लिए कि शुभम जहाँ पे काम कर रहा है वहां पे भी एंजॉय करता है काम करना, और यहाँ पे भी काम करना एंजॉय करता है, राइट? तो सोनल 18 घंटे क्यों काम कर पाती है? क्योंकि शी इज एंजॉयिंग व्हाट शी इज डूइंग. डज शी नॉट हैव वर्क लाइफ बैलेंस? शी डज. दैट्स व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस इज. एंड थोड़े से गोल बोलो, कुछ चीजें तुम्हें क्या चाहिए वो दिखाई पड़ना चाहिए या समझ में आना चाहिए. म्हणजे आता अभी तुझे कितना कॉन्टेक्स्ट पता नाही. म्हणजे तुकारामांनी जर वर्क लाईफ बॅलन्स वगैरे असं म्हटले असते तर त्यांच्याकडनं ओएस लिहिला गेला नसते. तो वो है, अभी कितने जनरेशन तक वो याद रह गए लोग ना. तो वो ऐसा है कि वो अगर उनकी वाइफ तो झगड़ती रहती थी उनके साथ कि तुम मतलब टाइम नहीं देते हो ये, और सारी वाइफ करती रहती है. बट दैट इज अ केस कि गोल क्या है कैसा है वो थोड़ा सा होना चाहिए. जैसे बोला सर ने, दैट इज द करेक्ट वर्ड. ये दोनों वर्ड करेक्ट है. मतलब तू जैसे बोल रहा कि वो एक ट्रैप वर्ड भी हो गया है और ग्लैमराइज भी बहुत किया गया है उसको. तो थोड़ा सा है ना वो मैं हमेशा वो कह रहा हूँ कि हमें अपने इंस्टाग्राम रील्स पे क्या दिखाई देता है ना, एक बार थोड़ा साइड आके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप जो लाइक कर रहे हो, आप जो देखते जा रहे हो, वो आपको वही चीजें दिखाता जा रहा है. आपके जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वही बनाता जा रहा है वो अभी. ओके हमारी थॉट प्रोसेस कहाँ से आई? तो किसी फिल्म से आई थोड़ी बहुत, बट ज्यादा आई आजू बाजू के लोगों की वजह से. अच्छे लोग मिले ये अच्छा हुआ. जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि दोस्तों ने बताया इसकी वजह से अच्छा हुआ. इवन अभी अल्लाद है तो अल्लाद का ओवरऑल ही क्या कह सकते हैं भगवान के बारे में अलग पर्सपेक्टिव है. तो द पॉइंट हेयर आई वांट टू से कि इतने सारे ऐसे ऐसे अलग दोस्त मिले. अल्लाह जो रील सेंड करता है दूसरा कोई सेंड नहीं कर सकता मुझे, ऐसे मेरे दोस्त हैं. और दैट इज अ केस कि ऐसा तुम्हारे पास है क्या, या इंस्टाग्राम तुम्हें स्पॉइल कर रहा है, वो एक बार देखो. मतलब वो होता है ना कि सीएस के लवर है तू, तो तुझे एमआई का अपोजिट दिखाएगा. सीएस के लवर है तो सीएसके के दिखना अच्छा है. सीएसके का धोनी ने कैसे शॉट मार के जिताया, बट दिखाएगा क्या रोहित शर्मा कैसे बुरा है वो, या वाइस वर्सा. हाँ, दूसरों को ट्रोल करना, बुरा करना. तो ऐसा बहुत हो रहा है. आई हैव नोटिस्ड वन थिंग सर, वैसे ही कंसेप्ट है कि ये ऐसा मुझको आने लगा ना, तो अगर फॉर एग्जांपल अभी हम मजाक में बोलते हैं बट इंटरनली हम ऐसा हेट नहीं करते, क्योंकि ये हेट वर्ड बहुत डेंजर है, वो हम जा ही नहीं सकते. और टीचर है तो ये लेवल पे मेंटालिटी होनी ही नहीं चाहिए. तो मैं वो रील देखता नहीं हूँ कभी फॉर एग्जांपल, तो सीधा स्किप करता हूँ. तो एल्गोरिदम वो चीज क्लिक कर देता है. तो अब ये जो जिनको ये सारा बहुत ऐसा दिमाग में आ रहा है ना, तो शायद वो भी देखो कि इतना भी वर्क लाइफ बैलेंस का ये नहीं होना चाहिए था, कहाँ से आ रहा है. और जैसे इसने वर्ड बोला एक वर्ड, तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि डायरेक्ट धोनी हेटर्स, या मतलब मैं को सपोर्ट कर रहा हूँ मतलब मैं धोनी हेटर ही होना चाहिए. और उसने वर्ल्ड कप जिताया है, मतलब वो बोल रहे लोग और उसका हेट कर रहे हैं, या वाइस वर्सा कि सीएसके का फैन हूं तो मैंने यहाँ पे सचिन को ट्रोल करना चाहिए या रोहित को गाली मारनी चाहिए वगैरह. क्योंकि हाँ, वो जो गाली गलौच वाले या एकदम एग्जैक्ट ट्रोलिंग वाले रील जब हम स्किप करते हैं नहीं आते. कुछ सार्कास्टिक, जैसे मैंने आपको कल भेजा था, सार्कास्टिक वैसे आते हैं. तो जब भी हमको लगने लगे ना कि अरे ये सोच, तो तुम देख रहे हो इसलिए वो तुमको दिखा रहा है, तुम अगर उसको स्किप करोगे ना तो अगले सजेशन में नहीं है. सर्कल पे आना वापस वही है कि ये एग्जाम्पल है सीएसके एमआई वगैरह, वैसे ही सारे कंसेप्ट के बारे में तुम्हारे साथ हो रहा है कि लाइक टिपिकल धर्म के बारे में, जात के बारे में, वो कंट्रोल करना सीखो, साइड में आके देखना सीखो. सारे चीजों के बारे में वैसा हो रहा है. देखो कोई तो क्या बोलते हैं उसको कि आप क्या भी आपने वो लड़कियों ने अपने पैरों पे खड़े होने की बात की, सपोज है ना, इंडिपेंडेंट रहने की बात की, तो उसको बॉयज को या जेंट्स को हेट करने वाला पेज दिखाई देना शुरू हो जाएगा. वो कुछ तो इंडिपेंडेंट के बारे में बात करना शुरू किया है, तो तुम जस्ट वो टेक्स्ट लिखो या ऐसा कुछ तो देखो तो वो शुरू हो जाएगा, ऑल मेन आर डॉग्स, यहाँ से शुरू डायरेक्टली. तेरे पापा भी मेन है, हाँ तेरे भाई है उसमें. बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट फेमिनिस्ट का कुछ तो दिखाई देना शुरू हो जाता है उसमें. फिर मतलब वो क्या है ना, थोड़ा सा आपका इंक्लाइनमेंट है ना, तो धीरे धीरे वो बुनना शुरू हो जाता है पूरा. तो इंटरनेट इज वेब, उसमें मतलब आपको अटकना नहीं है उसमें. ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मुझको क्यों
तू कुछ तो भी इंटरेस्टेड है उसमें, इसलिए तुझको दिख रहा है, नहीं तो वो क्वेश्चन आना चाहिए उनके सबको algorithm कि ये strong इतना है। बुरा कैसे आ रहा है। उनके एल्गोरिथम स्ट्रांग ही है, करेक्ट है, तो वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तू कल को आके अगर बताएगा कि देखो मेरे को कैसे, तो लोग तुझे जज करेंगे कि अच्छा तेरा तू अभी नाटक कर रहा है पर तू इंटरनली घर पे जाके कुछ देखता है ऐसे। मयूर, एक सवाल पूछने से पहले I'll just add one more point to what रेशमा had asked. अध्यात्माकडे वळला का किंवा अध्यात्म बघता का, तो वी हैव रेड अबाउट ऑल दैट स्टफ, लेकिन ये एटलीस्ट मेरे केस में कहाँ से आया कि कोई डिस्कशन होता है तो देन इफ वी डोंट नो सम कॉन्टेक्स्ट वी गो बैक एंड सर्च फॉर इट. तो क्यूरियोसिटी हैज मेड अस अंडरस्टैंड एंड रीड एंड एक्सप्लोर मोर थिंग्स. कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं समझ में, चल छोड़ के अपने काम का नहीं है, विच इज फाइन, प्रायोरिटी वाइज हो सकता है, बट इफ यू वांट टू एक्सपांड योर होराइजन्स, वो क्युरियोसिटी रखणं जरुरी आहे. तो वहां से एटलीस्ट माय केस अध्यात्माबद्दल मला जे काही माहिती आहे सगळं तिकडनं आलेलं आहे. की कोणाला काहीतरी बोलताना ऐकलं मग हे काय आहे, मग हे काय करण्यासाठी मग कुठेतरी जाऊन बघणं, शोधणं, वाचणं. फ्रॉम देयर आई हैव अंडरस्टूड व्हाट मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी लर्न, और कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें पता भी नहीं होती, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि फिर वो पता चलता है कि क्या है, क्या कैसे है, फिर वो बनता जाता है. तो दैट वाज, आपने जो बोला वो रेफरेंस परफेक्ट है. मतलब मैं राम के बारे में कैसे जानते गया, वो वही है ना कि इंटरनेट पे इतना बुरा वो होने लगा है कि टिपिकल फेमिनिस्ट एंड ये कि सीता के साथ ऐसा किया, तो जब बॅक ट्रॅकिंग किया तो समजा की वो उत्तर रामायण में है और वो पूरा का पूरा ते ना ते सगळा भाग घुसडला गेल्यानंतर. त्यामुळे जी खरं तर सगळ्यात ग्रेटेस्ट लव्ह स्टोरी म्हणून आणि सगळ्यात भारी म्हणून सांगायला पाहिजे होतं, त्याचं उलटं झालंय की त्यांनी सीतेला असं केलं, अग्निपरीक्षा द्यायला लावली आणि असं तसं. तर ते बरंच अशा गोष्टी घुसवलेल्या याच्यावर हे आपल्याला सुरू होतं. मग सो अभी जैसे मैंने बोला ना, तो वो सीता वाला आपको दिखाना शुरू हो जाएगा कि तुम जिसको पूछते हो उसने तो देखो ऐसा किया है स्त्री के साथ. अरे ये सब आणि त्याचे proofs पण नाही ना म्हणजे. तो तुमने जाके पढ़ना चाहिए पहले कि और ऑफिशियल कुछ चीजें हैं वो पढ़ो. इंटरनेट पे कुछ भी बोल देते हैं. मतलब कोई तो कहीं पे आसाम में बैठा हुआ, उसके भी इसमें बैठा हुआ चिंटू, हाँ, जिसका नाम स्मृति रंजन है, वो उसने उसकी स्मृति का रंजना करता हुआ ये सब बोल रहा है और उसका एक्चुअल में नाम चिंटू है. ओके, तो दैट्स अ प्रॉब्लम कि वो चिंटू जो बोल रहा है वो तुमको सही लग रहा है बिकॉज थोड़े से में भी तुमने पहले कुछ तो उसके साइड का एक थॉट प्रोसेस का इंक्लाइनमेंट वहां पे इंटरनेट को बताया था, उस साइड में झुकने लगे थे तुम, और फिर वो धीरे धीरे वही आने लगा. फिर साथ या फिर तुम इंस्टा पे देख रहे हो स्मृति रंजन, पर तुमको नहीं पता घर में वो चिंटू है. एक बेस्ट एग्जांपल इसका तुरंत देन हम तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं कि बीच में एक न्यूज आया था कि सऊदी अरेबिया और कतार किसी ने तो इंडिया को ऑनर करते हुए अपने एक स्क्वायर का नाम हिंद रखा है. राइट, रियलिटी ये है कि अरेबिक में हिंद इज ऊंट. तो ऊंट को ऑनर करने के उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऊंट को ऑनर करने के लिए उन्होंने स्क्वायर का नाम हिंद रखा. तो हमारे यहाँ शुरू हो गया हिंद हिंद हिंद, हमारे कितना तो लोग कितने तो है. अभी लास्ट क्वेश्चन मयूर का लेते हैं. तो बहुत बार कैसे होता है कि हम किसी को गुस्सा हो जाते हैं, किसी पे डांट देते हैं, तो वैसा अंदर से फीलिंग आता है कि थोड़ी देर तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, या फिर इससे की गलती थी तो मैं इससे बात ही नहीं करूंगा. लेकिन विनायक सर किसी पे गुस्सा करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद या फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ फिर बैठ के ऐसा फुल महफिल पार्टी जैसा माहौल बना देते हैं, और फिर वो सारी पिछली चीजें भूल जाता है, वो आदमी भी भूल जाता है और सर के भी दिमाग से वो निकल जाती है. तो वो कैसे करते हो आप, मतलब वो सारी चीजें? नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊं. एक चीज मुझको ये अभी कैसे बताऊंगा. But I'll just add one more, kind of warning sign to this, that when you get angry at someone, ensure that you close it on a positive note, otherwise words bite. तो वही ये बहुत बार वो रिलेशनशिप का जो सिरा होता है वो टूट जाता है कई जगह पे जाके. ये जो तू बोल रहा है ना वो एक्सपीरियंस से आया है, और ये इसी लाइन की वजह से या इसी ऐसे कुछ अच्छे दोस्तों की वजह से आया है. एक्सपीरियंस है, और बहुत बार ऐसा होता है बाकी लोगों का. मुझको बहुत लोग बोलते हैं ना तू सर के साथ ऐसे चिल क्यों रहे, क्योंकि बाकी लोगों को कुछ ऐसा डाउट है कि सर मुझ पे अभी ये बात पे गुस्सा किए, तो अभी मैं दूसरे टॉपिक पे कुछ बोलूंगा तो सर मुझ पे चिढ़ेंगे. बट सर का ऐसा है कि मैंने गुस्सा किस लिए किया था, तूने लैब में कुछ गड़बड़ की, तो लैब वाले टॉपिक पे तुझ पे गुस्सा करूंगा, पर तो दूसरा कुछ मुझको जोक बता रहा है, रील दिखा रहा है, उस पे सर उधर का गुस्सा The anger is not on the person, on the activity that was. उसके वजह से मैं इतना कंफर्टेबल क्यों हो पाता हूँ कि मुझको पता है कि उस पे गुस्सा हुए, पर वो लेके बैठेंगे लैब के लिए, अभी मुझको दूसरी चीज के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो
इधर का गुस्सा उधर नहीं निकालते. सो दैट इज द पॉइंट. अबे वो कंपार्टमेंट पहले वाइज भी- मैनेज करना आपने पहले कैसे भी आया? होता था, पहले नहीं होता था. ऐसा नहीं है कि नहीं होता था या ये, बट धीरे धीरे ये कॉन्शियस एफर्ट है कि मैंने जैसे बोला कि मैं अभी ये टिचकुले पे गुस्सा करूंगा. चांगलं आहे ना, मुद्दाम तुझं नाव नाही घेतलं. तो लिटरली ऐसा होता था कि मैं इस पे गुस्सा किया हूँ और बाहर गया हूँ, ऑफिस से बोलो या ऑफिस या क्या कह सकते हैं, वॉट एवर स्टूडेंट है तो क्लास से बाहर गया हूँ और अलग लाइफ है मेरी पूरी और मैं पूरा भूल जाता था वो. मतलब ऐसा याद नहीं रखता था कि इसने क्या किया वो. तो ये होता था. बट धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये तो मेरी वही छवि लेके बैठा है कि गुस्सा करते हैं, बुरे हैं, क्योंकि ये कहाँ रेडी है. जो अभी मैच्योरिटी शुभम बोल रहा है कि वो इतना कहाँ मैच्योर है, उसको तो मैंने बहुत डेंजर गुस्सा करके गया हूं मैं, और मैं डेंजर बोलता हूँ गुस्सा जब करता हूँ तो. हाँ, तो ये पता है तुमको सबको. तो आजकल वो थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ संसदीय वर्ड आने लगे हैं. उससे पहले असंसदीय वर्ड भी आते थे. नहीं ऐसा नहीं होता, बहुत लोगों ने इसको नहीं पता है, हाँ, नहीं ऑब्वियस है ना वो, बहुत लोगों ने सुनी है. बहुत लोगों के, हाँ, कम नए लोगों लोगों को ने सुने हैं अभी. तो मेरा वही कहना था कि वो मेरा इमेज क्या लेके जा रहा है. वो मेरा इमेज तो पुराना वाला या उसके साथ जो गुस्सा किया वही इमेज लेके जा रहा है. मैं तो भूल भी जाता हूँ वो. और सच्ची में फिर मैंने वो जो भूलने का टाइम है वो जल्दी लाया अभी, कि मैं क्या कहते हैं, ऑफिस के बाहर जाने के बाद भूल रहा था ना, तो उसको उधर ही बैठ के उसको भी भूलने के लिए मजबूर कर वो. तो काइंड ऑफ वो कॉन्शियस एफर्ट है. थैंक यू. मतलब इतने दिनों के कॉन्शियस एफर्ट के बाद किसी को तो समझ में आया है. इसलिए अभी डर नहीं लगता ना. ये इसने भी पिछली बार बोला था कि अब डर नहीं लगता, अब कोई इम्पोर्टेंट है. डर लगता है बट गलती करने पे ही लगता है. डर नहीं लगता है. अच्छा, अब बताता हूँ. अभी पहले ऐसे लगता था कि अरे गुस्सा करेंगे क्या, अभी तभी लगता है जब पता है कि गलती हो गई, तभी लगता है. नालायक कोई गलती मत करो ना. डरो मत, नहीं गलती मत करो, वो सब तो. बस मैं एक पॉइंट लेता हूँ बस. अभी लास्ट पॉइंट. मुझको एक टॉपिक पे आपने बात करना चाहिए कि आप कभी ऑफेंड नहीं होते. मैंने आपको कभी ऐसे हर चीज ह्यूमर में पॉजिटिव ऐसे लेते हुए देखा है कि हर चीज ऑफेंड नहीं होते. सो ये मतलब कैसे आ सकता है सब में? मतलब मेरा ही एग्जाम्पल कि मैं आपको नहीं, नॉट ओनली प्रगति, कोई भी आप हर जोक को पॉजिटिवली लेते हो क्योंकि आप बोलते भी हो कि इफ यू कांट टेक अ जोक तो आप करते हो जोक, इसलिए नहीं. बट हर लोगों ने ऑफेंड नहीं होना चाहिए, हर चीज को कैसे लेना है मतलब वो एक तो सच्ची में मैं वापस कह रहा हूँ कि आज एक सर्कल जबरदस्त कंपेटिव हो रहा है. मेरे वो गली का बहुत ही ये लगा है. बचपन में इतना अपमान किया ना ये दोस्तों ने, मतलब लोग बिलीव ही नहीं कर सकते उस लेवल पर अपमानित हो गए हम लोग, और वो लगा भी नहीं कि अपमान है. तो तुम लोग जो बोल रहे हो वो ऑफेंड जैसा है नहीं, उसमें कुछ हमने शुरू कर दिया ना. करेक्ट विद दिस बिकॉज़ आई हैव अ फ्रेंड जो तुमको पढ़ाने के लिए आए थे. तो हम दोनों सीधी बात कभी करते ही नहीं. दोस्तों का ये है देन है. अभी 4 में से 3 वर्ष गाली देना ही होता है. और फोन जब उठाते हैं तो अभी ये बोलना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग पे, बट फिर भी ठीक है. फोन उठाते तो सामने से कुत्ते क्या कर रहा है, तो यहाँ से शुरू होता है. ये मुझे लगता है कि उधर से आया है पहली चीज तो. दूसरा, जैसे हमने कहा कि एक मैं जो चार्ली चैपलिन का मेरे ख्याल से लाईन है, अभी पता नाही, वो भी इंटरनेट से आया था. चार्ली चैपलिन वैसे पढ़ा है बट मैंने ते भादकिरांत वाचलंय मराठीत, त्यामुळे ऍक्च्युअल में चार्ली चैपलिन का है की नाही पता नहीं. बट वो होता ना कि द डे विदाउट लाफ इज द वे डे, चार्ली चैपलिन का है ना, तो द वेस्टेड. तो दैट इज अ केस कि एक तो हंसी मजाक होनी चाहिए. दूसरा, इतने बड़े स्पॅन में जो टाइम स्पॅन है ना, एक छान कविता आमच्या मॅडमने सांगितली होती की रामकृष्णही आले गेले त्याहून जग का ओसची पडले, क्षण काय जनपदभर म्हणतील हाय हाय, कोणी जाता राहील काय काय. तो इतने बड़े स्पैन में तुम क्या काम कर रहे हो, क्या है, आगे शायद कितने जनरेशन तक वो रहेगा वो पता भी नहीं है तुमको. फिर उसको इतना ऑफेंड होके करोगे क्या? या वो एक टिपिकली बहुत अच्छा रील देखा था ना, कुछ अच्छे रील्स अच्छी चीजों की वजह से आते हैं कि पूरी सोलर सिस्टम है ना, फिर उसमें एक जगह पे पृथ्वी, फिर उस पृथ्वी में नहीं पूरे इतने, मतलब लिटरली तुम इतना छोटा हो कि तुम दिखोगे नहीं पूरे वो टाइमलाइन पे कहीं पे, और तुम ऑफेंड होके करोगे क्या? तो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं एक लाइन बताता हूँ.
नहीं रिकॉर्डिंग में आने दो, हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, कट करके रखेंगे, रिकॉर्ड पे रहने दो ना. I'm sorry if I use some words which are unmentionable. उस But नोट I have made up my mind in a way कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. So your opinion means half a zit on a rat's ass. हे कळलंच नाही त्याच्यामुळे मान्यच केलं नाही. मला वाटलं तुम्ही काहीतरी आता मराठीत टेन्शन बोलणार. मी तेच म्हटलं आता असं काहीतरी बोललंय त्या दिवशी. मला वाटलं तसं बोलणार काहीतरी. Zit is small pimple, right? Half a zit अर्ध on a rat's ass. That's what your opinion means. रॅट्स पर्यंत कळलं. ते काय असं इंग्लिश मध्ये काय पण चालतंय. त्यांच्याकडे बरं आहे, जमून जातं. तुम देखो ना इंग्लिश में बास्टर्ड कितनी बार बोलते हैं और वही वो ऐसे बोल दिया समझता है उसमें क्या है, ऐसा है. और वर्ड हाँ समझा वर्ड. घायल मेरे ख्याल से गया था, कातिल. नहीं घायल में तो सनी देओल कुछ तो 32 टाइम्स बास्टर्ड बोलता है और हम ऐसे गिनते बैठते थे तब मूवी. बट वही चीज तुम हिंदी मराठी में उसका लिटरल जो गाली है वो बोलोगे तो बहुत ऑफेंड हो जाएंगे लोग. वैसे इंग्लिश में आप कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो. So point is that वो जब ओपिनियन तुम्हारे दिमाग में आता है ना कि ठीक है तुम बोल रहे हो, तुम्हारा ओपिनियन मजाक करते हो, that's different, वो मजाक के तौर पे लिया जाता है. बट अगर कोई सीरियस भी गाली दे रहा है तो नहीं फर्क पड़ता है, तो तेरा ओपिनियन है, तेरे पास रख. काहीतरी म्हणायचं होतं लास्ट घ्या रे आता ह्याचं. सर आता तुमचं इतकं अवांतर वाचन आहे बरोबर, आणि असं तुमचे आता बरेचसे आता तुम्ही इतकं धावपळीचं जीवन वगैरे जगत होता, सांगत होते साताऱ्याला जायचो, ते वर्क करायचो, तर असं तुमच्या काही एखादं लेखक किंवा एखादं पुस्तक आहे तुम्हाला इन्स्पायर करायचं म्हणजे जेणेकरून ते आम्हाला पण इन्स्पायर करेल, आम्हाला पण आमच्या आयुष्यात म्हणजे कामी पडले असं कोणतं पुस्तक? बुक क्लब मध्ये ये. आणि आत्ताचे उलट ते सगळेच गोष्टी ज्या आहेत आपण जे म्हणतोय की इन्स्पायर, परत आता त्यांना जे उत्तर दिलं तेच आहे, असं एक नाही आहे. दॅट इज व्हाय आय वॉन्ट टू से की अनेक आहेत. तुम्ही एकाचं घेतलं तर दुसऱ्याचं काहीतरी अपमान होईल असं म्हणल्यासारखं आहे. त्यामुळे ते अनेक वाचा आणि ते सगळे तिथे ठेवलेत, म्हणजे आपल्या त्या बुकच्या रॅक मध्ये आहेत ना, सगळे आहेत ते वाच जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा. इवन अपने पास वो भी है ना सुविधा की घर लेके जा सकते हैं, रिकॉर्ड पे लिखना पडेगा, घरी जाऊन वाच. वर्क लाईफ बॅलन्स यु नो. इथं बसून वाचायला वाईट वाटत असेल तर घरी जाऊन वाच, बट ते वाचा. तो इवन ये जो बोल रहा था ना कि धावपळीचं, मी तेच म्हणतो की हमेशा कहीं पे भी ट्रैवल करता हूं तो बुक रहता है बैग में, है ना. वो कुछ कपड़े भूल जाऊंगा बट बुक रहेगा, कुछ मतलब बहुत सारे कपड़े भूल जाऊंगा एक्चुअली, वहां पे खरीद लूंगा जाके, बट बुक्स जो है कोई पढ़ने के है ये है. तो इवन मोहन विल कन्फर्म दिस की आता ते जे जाताना तर तो ड्राईव्ह करत असतो तर मला ते बराच वेळ मिळतो की मधल्यामध्ये पुस्तक वाचायला. ओव्हरऑल चर्चेमधून हे लक्षात आलं की पुस्तक वाचणं हा जो पार्ट आहे तो खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. आणि हा म्हणजे बुक जर रीड केलं तर रिअल लाईफ मध्ये एक्सपिरियन्स घेण्याऐवजी त्या बुक्स मधून सुद्धा आपण खूप सारा एक्सपिरियन्स घेऊ शकतो आणि त्यामधून आपली पर्सनॅलिटी खूप चांगल्या प्रकारे बिल्डअप होते आणि ते आपल्याला ओव्हरऑल लाईफ मध्ये काम येते. सो थँक्यू सो मच. की बऱ्याच वेळेस असं वाटतं मला की पुस्तक वाचावं बट होत नाही. बट आता लकीली विनायक सरांसारखे मेंटर मिळाले तर त्यांच्यासोबत बराच वेळ टाइम स्पेंड करतो तर ते सांगतात. पण असं नाही की प्रत्येक जण तेवढं लकी राहील, त्यांना मेंटर मिळतीलच. बट बुक्स अशी गोष्ट आहे की ते तुम्हाला मल्टिपल कॉपीज मध्ये मिळू शकतात ना. मेंटर तुम्हाला वेळ नाही देऊ शकत इंडिव्हिज्युअली इतका, बट बुक्स थ्रू तुम्ही घेऊ शकतात बऱ्याच गोष्टी. सो कि बुक से यहाँ तक आया है, इनसे हम तक आ रहा है, तो बुक से सीधा लोगों तक जा सकता है, तो वो लोगों ने लेना चाहिए. विनायक सर, चेतन सर, वैशाली मॅम, तुमचा अमूल्य वेळ देण्यासाठी, बहुमूल्य वेळ देण्यासाठी, बऱ्याचशा गोष्टी जसं आता किती चर्चा केली तर कमीच आहे. सो पुढच्या पॉडकास्ट मध्ये आपण अजून विषयावर बोलूयात. सो थँक्यू सो मच.